हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में बिकवाली हावी। निफ्टी करीब 250 पॉइंट फिसलकर 22,600 के नीचे आया। इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल जैसे दिग्गजों ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट से ज्यादा नीचे। मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% कमजोर। आईटी, मेटल और एनबीएफसी शेयरों में बिकवाली। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 3% नीचे। एलटीटीएस 5% ज्यादा फिसल कर बना वायदा का टॉप लूजर। साथ ही एम्फेसिस, परसिस्टेंट और विप्रो में भी 3 से 4% की गिरावट। वहीं मेटल, रियल्टी और कैपिटल गुड्स में भी कमजोरी। चुनिंदा फार्मा और ऑटो में खरीदारी। नोमुरा और मैक्वारी की रिपोर्ट के बाद ग्लेनमार्क फार्मा, लॉरस लेबोरेटरीज में 3 से 4% की मजबूती। वहीं बर्नस्टीन और जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से महिंद्रा एंड महिंद्रा और आयशर में भी 1 से 1.5% का उछाल। लॉगिन खुलने से एनटीपीसी ग्रीन में बिकवाली। शेयर करीब 7% लुढ़का। नोवामा रिसर्च के मुताबिक 18 करोड़ 33 लाख शेयरों के लिए 3 महीने का लॉक इन हुआ खत्म। फेडरल बैंक का 3 साल में ग्रोथ का रोड मैप बाजार को आया पसंद। कमजोर बाजार में भी शेयर मजबूत। उधर सीडीएमओ सेगमेंट में एंट्री से ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी जोश। शेयर करीब 2% ऊपर। आज से दिल्ली में हो रही है यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अहम बैठक। भारत रखेगा ज्यादा से ज्यादा वर्क वीजा देने। गारमेंट, फुटवेयर एक्सपोर्ट पर ड्यूटी घटाने की मांग। तो यूके का होगा स्कॉच विस्की और जेएलआर के एक्सपोर्ट पर जोर। चलिए भाई, भारतीय बाजार एक बार क्विकली दिखा देता हूं। आज सुबह चर्चा हो रही थी, दिक्कत के साथ आज कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आई और इस समय भी कुछ बदला नहीं है। 250 पॉइंट दबाव के साथ 1% से ज्यादा कमजोर 22,550 के नीचे इस समय हम कामकाज करते हुए। आज इनफैक्ट 518, 519 के लोज लगाए और उससे कुछ सुबह से कोई हिम्मत नहीं करी बुल्स ने रिकवरी की। कोई भी कोशिश करी ऐसा कहीं नजर नहीं आया। बिल्कुल दबाव जस का तस बना हुआ और इनफैक्ट एशिया को अंडर परफॉर्म करते हुए फिर से। इनफैक्ट यूएस के फ्यूचर्स मजबूत हैं। हमारे एशियन पियर्स जो बंद हुए या जो बंद होने की कगार पे हैं, सब हमसे बेहतर कामकाज करते हुए। तो इंडियन मार्केट्स की अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती हुई और सुबह से वो बैंक, सुबह से वो आईटी, सारा मूड बिगाड़े हुए हैं। स्क्रीन के हालात आपकी स्क्रीन पे आते हुए, लेकिन मैं आऊंगा मार्केट्स पे डिटेल में चर्चा करूंगा, क्या चल रहा है इस समय बातचीत होगी। लेकिन पहले मैनेजिंग एडिटर साहब की इमेज स्क्रीन पर है। दरअसल फोन लाइन में हमारे साथ जुड़ते हुए। आप फोन लाइन में क्यों? आशीष, मैंने सोचा कि इतना तो शानदार मार्केट है तो क्यों ना आपको मौका दिया जाए आज मार्केट में बातचीत करने का। नहीं, कल असल में टायरिंग जर्नी भी थी आपकी। आप दुबई में थे, वो बढ़िया सा इवेंट था, उस पर अपन ने बहुत डिटेल में चर्चा करी। वो तो इंडिया जीत गया तो सेंटिमेंट सुधरे हुए थे तो सुबह जुड़ गए थे। अगर मान लेते इंडिया हार जाता और सेंटिमेंट बिगड़े हो तो सुबह जुड़ना भी मुश्किल हो जाता है ना। वर्ल्ड कप का फाइनल हम हारे थे अहमदाबाद से। मैं सीधा रोड जर्नी करके सीधा पहुंचा था, अगर आपको याद हो तो। वर्ल्ड कप के फाइनल में मैं इंडिया हारे या जीते, हमारा काम सर्वोपरि है। वो याद है, अहमदाबाद से रात भर ट्रैवल करके सुबह अपन लोग शो में साथ में जुड़े थे 8 बजे ऑनवर्ड्स। बिल्कुल सही है। अच्छा, मूड बिगड़ा हुआ है। स्क्रीन कुछ नहीं फर्क पड़ा। जो सुबह अपन चर्चा कर रहे थे वहां से लेकर अब तक कोई रिवाइवल के सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं। हर तरफ प्रेशर है। वो इक्का दुक्का पॉकेट जो हल्की बहुत ग्रीन में आई थी, बस वही थोड़ा बहुत डटी खड़ी हुई नजर आएंगे। अदरवाइज चौतरफा बिकवाली का दबाव है। कैसा दिख रहा है स्क्रीन, कैसा लग रहा है मूड माहौल? अब तक के बाजार की रीडिंग क्या कहती है? देखिए आशीष, एक टिपिकल बेयर मार्केट है। बुल मार्केट में क्या होता था, हम एक बहुत बड़ी रैली करते थे, उसके बाद हफ्ता 10 दिन 12 दिन एक कंसोलिडेशन होता था। एक हम बात करते थे हायर लेवल। बेयर मार्केट में इसका उल्टा है। आज बाजार ने एक्चुअली फ्राइडे ने शुरुआत कर दी थी, हमने फ्राइडे में बात भी की थी हमने इसकी। जैसे ही वो 22,800 कंक्लूसिवली टूटा, बस उसके बाद नई डाउनसाइड ओपन हो गई। और अब यहाँ से ट्रेड एक बहुत सिंपल है। हर छोटी बड़ी रैली में, रिकवरी में, जहां भी कंसोलिडेशन दिखे वहां शॉर्ट करके एक इनिशियल स्टॉप लॉस होगा आपका 22,800 का।
इनिशियल स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एक आध बार कभी 100-150 पॉइंट की रैली आ जाए, लेकिन 22,800 के स्टॉप के साथ और उसके बाद आई थिंक कल के बाद से आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करके क्लोजिंग बेसिस पर पिछले दिन के हाई पर ले आए। बहुत सिंपल एक बेयर मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है, जो बुल मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होती है, बेयर मार्केट में उसकी उलट वो स्ट्रैटेजी होती है। रोज अपने शॉर्ट के स्टॉप लॉस को आपको एडजस्ट करना होगा और वो जो इवेंचुअल मेरा 21,800 22,000 का जो मैं टारगेट की बात कर रहा था आशीष, आज सुबह भी हमने उसको रिपीट किया था। अब उसमें 500 पॉइंट ही रह गए हैं, वैसे कोई बहुत ज्यादा रहा नहीं है। लेकिन वहां रुक जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। और मिड कैप और स्मॉल कैप, देखिए जो पिछले हफ्ते पूरी रिकवरी हुई थी जिसको हमने फ्राइडे से गंवाना शुरू किया था, मेरा ये मानना है कि वो अब रिकवरी पूरी की पूरी हो सकता है कि हम गंवा दें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रहेगी। और देखिए मैं बार बार एक चीज लोगों को बोल रहा हूँ, ये बेयर मार्केट टाइप की मार्केट है, इसमें बहुत ज्यादा होपफुल ना रहे कि मेरा प्राइस वापस आएगा। कुछ स्टॉक्स में आपको लॉस लेना पड़ेगा, ये फैक्ट है, ये टफ फैक्ट है। और एक और चीज, काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने में कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करे कि बस और कितना गिरेगा। मुझे बहुत लोग मैसेज भेज रहे हैं अब ले लूं और तो कितना ही गिरेगा, और तो कितना ही गिरेगा। देखिए जब तक ये सवाल रहेगा ना कि और तो कितना ही गिरेगा, तो मार्केट भी आपको बता देगा कि ठीक है चैलेंज कर दीजिए, मैं बता दूंगा और कितना गिरेगा। तो इसके लिए इस मार्केट में पूंजी बचाइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल प्रिजर्वेशन। इस मार्केट में कैपिटल प्रिजर्व करेंगे कि अगली मार्केट में पैसा बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, वेरी गुड आफ्टरनून। आज वैसे स्टूडियो में मिस कर रही हूँ सर मैं आपको, खैर कॉल के थ्रू बात कर लेती हूँ। लेकिन सर आपने ये तमाम फैक्टर्स बताए जिस तरीके से बाजार में बिकवाली हावी होती दिख रही है, और आशीष जी ने भी मेंशन किया कैसे आईटी का ऐसा सेक्टर है जो ड्रैग कर रहा है फिलहाल मार्केट को कहीं ना कहीं। आईटी 2.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है इस पूरे इंडेक्स में। कारण क्या है? यूएस इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या फिर कुछ और भी कारण देख रहे हैं आप फिलहाल? देखिए श्रेय, कारण एग्जैक्टली वही है जिसकी वजह से आईटी में रैली आई थी पिछली बार। आपको याद होगा, आशीष को भी याद होगा, हमने बात की थी कि गोल्डीलॉक्स सिनेरियो यूएस में बन रहा है कि इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी और रेट कट आते रहेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है। कल फ्राइडे को तो मामला उल्टा पड़ गया, मतलब रेट कट तो आप भूल जाइए अगर इन्फ्लेशन इतनी स्टिकी रहेगी और ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। तो देखिए क्या है ना, ये मार्केट में अब असल में दिक्कत क्या है, अब बहुत लोग कहेंगे कि लेकिन ये सिर्फ 5-6 महीने पहले ही तो ये व्यू लिया गया था कि आईटी आउट परफॉर्म करेगा, बिल्कुल लिया गया था और आईटी ने आउट परफॉर्म किया भी। लेकिन अब अगर परिस्थिति बदल रही है, सिचुएशन बदल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इवन बजट के बाद भी एक व्यू लिया गया था कि 1 लाख करोड़ का स्टिमुलस है, मार्केट यहाँ से रैली करेगा बिल्कुल, और मार्केट ने रैली की भी 3-4 दिन। लेकिन उसके बाद अगर वो रैली में एक रिवर्सल आया और अगर उसके बाद हालात बदले तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करना अपने आप को बहुत सब काफी वीकनेस में आ गया है। लेकिन एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा यहाँ पर, ये ट्रेडिंग साइड ऑफ व्यू से है कि यहाँ आईटी आपको एक बहुत थोड़ा सा लार्ज कैप बैंक्स में नहीं, बहुत पैची लाइन है, कम्युनिकेशन ढंग से हो नहीं पा रहा है, लेकिन ठीक है, आइडिया लग गया। मूड बिगड़ा हुआ है, बेयर मार्केट है क्लियरली। किसी भी माइनर उछाल, कोई भी रिकवरी पे ज़्यादा भरोसा ना करें। वो दरअसल टेक्सचर क्लियरली सेल ऑन रैलीज का है। वो मौके होंगे इस बाज़ार में और बिकवाली के ट्रेड्स इनिशिएट करने के। हाँ, लाता हूँ वापस मार्केट स्क्रीन्स पे। आज का इंट्राडे निफ्टी गैप के साथ शुरुआत हुई, प्रेशर माउंट होता चला गया। एक समय 518 मतलब हो गया ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास का दबाव था। अभी भी 250 पॉइंट प्लस की कमजोरी के साथ हम ट्रेड करते हुए। आईटी दिखाया था आपको, सुबह से आईटी में खासी वीकनेस थी। इनफैक्ट जब खुला था भारतीय बाजार तो आईटी 1% दबाव में था। अब 3% की कमजोरी के साथ आईटी ट्रेड करता हुआ, सॉरी जुड़ गए। आप सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, वो बड़ा पैची सी लाइन थी, क्लैरिटी का समझ में नहीं आ रहा था। कौन से सेक्टर्स? होपफुली अब बेटर रहेगा। मैं ये कह रहा था कि आईटी में ट्रेडिंग अभी काफी वीक है, लेकिन शायद कुछ आपको एज इन्वेस्टर मौके दे। उसके अलावा मुझे लग रहा है लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स काफी वीक हैं आशीष। और देखिए जिस तरीके से आरबीआई का कोई भी स्टेप काम नहीं कर रहा है और मार्केट में हल्की सी भी रिकवरी नहीं आ रही है, एक चीज तो क्लियर हो गई है, जो एफआईआई सेलिंग है इस समय वो बाकी सब चीजों पर हैवी पड़ रही है। तो मेरी दिक्कत यह है कि अगर बाजार के दो सबसे बड़े सेक्टर अगर चलने को तैयार नहीं है तो फिर ये बाजार कैसे चलेगा। बाकी ठीक है, बाकी जो सेक्टर्स हैं ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, ये बीच बीच में आपको सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन जब तक मार्केट को दो में से एक बड़ा सेक्टर सपोर्ट ना करे तब तक मार्केट का चलना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए, थैंक यू सो मच।
कोशिश करेंगे क्लोजिंग के आसपास फिर आपसे रिपैच करें अगर आप अवेलेबल होगे तो। बिल्कुल ठीक बात, ये है मूड माहौल। लाइए जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट। कोई बैंक्स, कोई आईटी यही दिक्कत करते हुए, कोई इन्फोसिस टीसीएस नजर आएगा, कोई एचडीएफसी बैंक नजर आएगा, कोई आईसीआईसी बैंक नजर आएगा, पेन में है। हाँ, जो हरियाली है, एक तो इंडिया विक्स स्लाइटली इन ग्रीन है, वैसे ही एफएमसीजी, ऑटो और सिलेक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, ये वो 3 पॉकेट्स हैं जो हल्का बहुत ग्रीन में रहने की काम। इनमें से स्टॉक स्पेसिफिक तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिनकी अपन आगे चर्चा भी करेंगे, जो हरियाली में कामकाज करते हुए। सारा पैनल जो है, जो हमारी मदद करेगा आज मंडे के दिन आखिरी के 1.5 घंटे में, वो सब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मानस के पास पहले इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मानस आज सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़े थे। तब मानस से, आप सबको गुड आफ्टरनून, तब मानस से निफ्टी की चर्चा हुई थी, निफ्टी बैंक पे डिस्कशन हुआ था। मानस, उसी को रिविजिट करा जाए, वहीं से फिर अब चार्टिकली मैप करा जाए निफ्टी को। शुरुआती ट्रेड में 22,700 के अगर ऊपर आ रहा है तो फिर भी नो ट्रेड जोन है। अगर 22,700 को डिफेंड नहीं कर पा रहा, उस ट्रेजेक्ट्री पे नहीं आ रहा है, तो प्रेशर हावी होगा। 22,500 तक की तैयारी हो रही है। शायद मुझे याद पड़ा है, सुबह अपनी ये चर्चा हुई थी। 518 तक के तो लोज, तो टेक्निकली वो लेवल्स बिल्कुल स्क्रीन पे आ गए। उसी ट्रेजेक्ट्री के आसपास अब हम कामकाज करते हुए, पेनफुल सेशन है शुरुआती हफ्ते का। निफ्टी की पहले रीडिंग अब आपकी, वो सुबह की स्ट्रैटेजी सटीक रही। जहां खुला था नहीं संभल पाया, बेचा होता मैंने तो मेरे दिन के दौरान कमा लिया और लोज पे ही बैठे हुए हैं। अब क्या लग रहा है? तो देखिए आशीष जी, जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। आज के मूव को हमें एक ब्रेकडाउन, एक फ्रेश ब्रेकडाउन की तरह देखना चाहिए, जिसके टारगेट कम से कम 22,375 के आसपास के आते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 150 पॉइंट की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि हायर लेवल पे जो 22,600 और 700 की रेंज है, वो अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह प्ले होगी। तो कभी भी कोई उछाल मिले इंटरडे सेशन में, तो वो बिकवाली करने के ही मौके होंगे। अगर आप ट्रेडर हैं, आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, एक शॉर्ट कॉल लेना चाहते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस तो आपको 22,700 के ऊपर ही लगाना पड़ेगा, और नीचे की तरफ 22,375 और 22,280, ये 2 टारगेट सेट करके चलने होंगे। निफ्टी बैंक हैवीवेट्स तो देखे ही थे आपने, कंट्रीब्यूशन प्लेट में दिक्कत में ही थे। जबकि आज बैंक्स के लिए तो फिर भी एक फेवरेबल न्यूज आउटकम था कि आरबीआई इस तरह से एग्रेसिवली लिक्विडिटी की अगर किल्लत है सिस्टम में तो उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। फ्राइडे को $10 बिलियन के स्वैप होने वाले हैं यूएसडी आईएनआर के, मतलब इतना पैसा झोंकने की तैयारी हो रही है सिस्टम में, और अब तक का सबसे बड़ा यूएसडी स्वैप होने वाला है। पर उससे भी कोई रिस्पाइट नहीं थी। बैंक्स थे, फाइनेंशियल्स थे, पेन में ही है। मानस, निफ्टी बैंक जहां सुबह शुरू हुए थे, घूम फिर के मोटा मोटी उतना ही दबाव है, 3/4 2/3% दबाव के साथ इनिशियल टिक्स थे, उतना ही प्रेशर अभी भी नजर आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा बेहतर है अगर हम निफ्टी के पैटर्न्स देखें और बैंक निफ्टी के पैटर्न्स इंट्राडे सेशन में देखें, तो बैंक निफ्टी में उस तरह का सेलिंग प्रेशर मॉर्निंग के बाद देखने को मिला नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक बहुत ही अहम जो रेजिस्टेंस था 48,600, उसको ब्रेक किया है बैंक निफ्टी ने। मेरा समझना है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 48,000 के आसपास का होगा, जो मेरे ख्याल से लास्ट मंथ के लोस थे 47,800 के आसपास के लोस थे। तो वही अब आपके टारगेट रहेंगे। और स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी सेल ऑन रैलीज की है, तो कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो 49,000 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और नीचे की तरफ 47,800 के टारगेट सेट करने हैं। क्लैरिटी है भाई साहब। अनुज से भी बात हुई थी, मानस से भी बात हो गई, व्यू बनता है क्लियरली उछाल में बिकवाली करने का। 600-700 अब एक स्टिफ रेजिस्टेंस के तौर पे उन जोन्स के आसपास फिर आए निफ्टी, तो बिकवाली करने के मौके हमारे पास। श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज के, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे उनकी पिक्स के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से बिकवाली हावी है तो शुरुआत होगी गिरते हुए स्टॉक्स के साथ ही। कौन से लूजिंग पॉकेट्स में आपको स्टॉक अभी आपके स्क्रीन पर दिखेंगे फिलहाल। देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए आईटी पैक का ज़्यादा स्टॉक्स आपको आज जाहिर सी बातें देखने को मिलेगा। विप्रो लगभग 4% गिरकर कारोबार करता हुआ, एचसीएल टेक भी बिकवाली का शिकार हुआ 3.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे। इन्फोसिस भी इनफैक्ट 4.25% गिरकर कर रहा है कारोबार। हिंडाल्को में देखिए आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है 2.5% से ज़्यादा। इनफैक्ट देखिए एल&टी टेक सर्विसेज 5% के करीब में गिरावट हावी होती हुई। इन्फो एज में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है लगभग 5%। एंजल वन देखिए यहाँ पे भी ये वीक
होता हुआ 3.5% ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सेल देखिए मेटल पैक का ये भी स्टॉक आज गिरकर ही कारोबार कर रहा है 4.5% के करीब। लेकिन इस गिरते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आयशर मोटर्स देखिए लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, आज भी तेज़ होकर कारोबार कर रहा है 1.25% के करीब। और डॉक्टर रेड्डी फार्मा सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स में आज तेज़ी है, उसमें से डॉक्टर रेड्डी शामिल 1.25% की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी देखिए 1.5% के करीब तेज़ होता हुआ, ब्रोकरेजेस बुलिश थे इस पर भी। और नेस्ले इंडिया देखिए लगभग मामूली बढ़त के साथ ये भी फिलहाल टॉप गेनर्स में शामिल है। लेकिन बाटा एक ऐसा स्टॉक देखिए मिड कैप से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है 3.5%। लॉरस लैब में खरीदारी हुई है आज 3.5% के करीब। ग्लेनमार्क फार्मा ने भी तेज़ी के ट्रेंडिंग शेयर में अपनी जगह बना ली है, 2.5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। और वरुण बेवरेजेस बहुत दिनों बाद आज 4% के उछाल के साथ कारोबार करता फिलहाल तो नजर आई। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स बढ़िया है। और ये आईटी जो पेन में है, आज नैस्कॉम का इवेंट शुरू हुआ है और वहाँ पे तो सारे के सारे इंडस्ट्री वेटरन्स लीडर्स हैं, कमेंट्रीज आ रही हैं इंटरेस्टिंग सी। उसके बावजूद आईटी इस तरह का दबाव दिखा रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है नैस्कॉम करेंट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर पे। इस पे अपन आएंगे, आगे बातचीत करेंगे। गणेश नटराजन साहब अभी जो करते हैं वो तो खैर स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन जेंसार टेक्नोलॉजीज़ के जब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब थे वो, तब से हम लोग उनकी मदद लेते हैं हमेशा आईटी में चल के रहा उसका सेंस लेने के लिए। नटराजन सर की बड़ी मजबूत पकड़ है, वो भी नैस्कॉम के इवेंट में, उस नैस्कॉम के इवेंट से हमारे साथ जुड़ेंगे तो समझेंगे मोटा मोटी इंडस्ट्री कैसा देख रही है, आउटलुक यहाँ से ट्रैजेक्टरी कैसी है, डिटेल में चर्चा करेंगे इस पे। खैर पैनल जो दोपहर का है सब आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से आ जाएंगे। इस समय जो प्रेफर्ड बल्ला पता नहीं कैसे पकड़ रहा है जो प्रेफर्ड पिक्स हैं उन पे चला जाए जो एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं। सतपुते साहब लाइए स्क्रीन पे जरा। आज सुबह का सेल कॉल, आज वैसे सेल कॉल सबके सटीक पड़े थे, रियल एस्टेट और आईटी के सेल कॉल से सबके लार्जली पैनल के, और सब टारगेट अचीव हुए। सतपुते साहब का था केपीआईटी टेक्नोलॉजी, सतपुते साहब है ना सुबह का टॉप कॉल? हाँ जी, हाँ जी, साहब चार्ट्स डायरेक्ट टारगेट अचीव्ड टकाटक। ये देखिए वो डिप आए थे, अपने टारगेट अचीव हो गए। सतपुते साहब केपीआईटी में बाद में रिविजिट करता हूं, अब तो धीरे धीरे रिकवरी के मोड पे आ रहा है तो जान लेंगे, लेकिन अपने टारगेट सेल साइड के अचीव होते हुए। थैंक यू उस बढ़िया से कॉल के लिए। दोपहर का बढ़िया आइडिया कौन सा? देखिए दोपहर का आइडिया भी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर केपीआईटी। आशीष जी देखिए, मेरी जो नजर है वो है इंडस टावर पे। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ स्लो एंड स्टेडीली वीक ही हो रहा है। इनफैक्ट जो डेली चार्ट है वहां पे फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन है। थोड़े वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बन रहा है। तो देखिए इंडस टावर सेल करे, स्टॉप लॉस रहेगा 332 का, और इसका जो टारगेट है वो रहेगा 316 का। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि करीबन करीबन 12 रुपए का फॉल, इसमें 10 से 12 रुपए का फॉल इंडस टावर में दिख रहा है। ठीक है, इंडस टावर सेल साइड की ट्रेड 332 का स्टॉप लॉस लगा कर रखे सातपुते जी की तरफ से ये कॉल आते हुए। मानस जी गुड आफ्टरनून, एक बार फिर से आप बताइए आपने क्या पिक किया आज के सत्र के लिए? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और वो है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में अगर आप देखें तो 440 से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था। आज वीक मार्केट में भी हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिला है। तो बर्जर पेंट में खरीदारी करने की राय रहेगी। इसमें आपको स्टॉप लॉस 494 का लगाना है, लेकिन टारगेट आपको 514 रुपए 514 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। तो बर्जर पेंट में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर चाहे तो इसमें मार्च मंथ का, नेक्स्ट मंथ का 500 वाला कॉल ऑप्शन 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 12 रुपए के स्टॉप लॉस से 24 रुपए के टारगेट के लिए भी खरीदारी की जा सकती है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। क्या है, निफ्टी बैंक पे सेल साइड के कॉल्स हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी के मौके हैं, जिनमें से एक बर्जर पेंट्स आपकी स्क्रीन पे। खरीदारी करने के मौके चाहे तो 500 का कॉल भी बर्जर का लिया जा सकता है, मार्च महीने वाला ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब तो एक्सपायरी सामने खड़ी है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आज का इस समय का प्रेफर्ड आइडिया मैम? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी ट्रेड ऑन द बाय साइड रहेगा हीरो मोटर पे। हीरो मोटर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक अपसाइड मूव दे रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 3840 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में आप लॉन्ग जा सकते हैं। यहाँ पे टारगेट सब 3920 से 3940 आ सकता है। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है क्योंकि 1-2 दिन का ही मूव एक्सपेक्टेड है, तो आप करंट मंथ का 3900 का कॉल ऑप्शन जो 24 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस आप 16 रुपए का रखिए और ये भी अगर व्यू सही जाए तो 32 से 35 के रेंज आपको इमीडिएटली आने चाहिए। आप देखिए एकदम हाई के लेवल पर कारोबार करता हुआ फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है शिल्पा जी की तरफ से आती हुई। प्रशांत जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक आज के लिए? श्रेया, गुड आफ्टरनून तो पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। तो यहाँ पे मैं डीएलएफ में एक बिग वाली रेकमेंड करना चाहूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो स्विंग लोज बने हुए हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। तो करीबन अभी ऑलमोस्ट 670-75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 688 688 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, एक न्यू स्विंग लो 645 645 से लेकर 640 640 तक की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। सुबह तो चलो सारे सेल कॉल्स थे, अभी बाय और सेल के बीच में झूलता हुआ मामला। इंडस टावर और डीएलएफ सेल रिकोर्स हैं और बर्जर पेंट्स और हीरो मोटोकॉर्प खरीदारी करने का कॉल। पालविया साहब का डिसाइसिव मैंडेट है। पालविया साहब, गुड आफ्टरनून, किस तरफ टिल्ट हो रहे हो आप? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो शॉर्ट साइड का ट्रेड है और एलटीआई माइंट्री पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। एक बड़ा ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है और पूरा आईटी पैक ही आज एक अंडर प्रेशर है। जिस तरीके से शॉर्ट बिल्टअप एलटीआई माइंट्री में बने हैं, हमें लगता है ये सेलिंग फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। डाउन साइड के टारगेट 5000 4980 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 5090 के आसपास। माइंट्री शॉर्ट की सलाह। देखिए आईटी पैक ही पूरा गिर कर कारोबार कर रहा है, तो फिलहाल ये पिक पालविया जी की तरफ से आते हुई। अब चलते शरद जी के पास। शरद जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, बाजार में गिरावट हावी होती हुई, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक जो अभी आपको पसंद आ रहा हो इस मूड माहौल में? जी, मुझे लगता है इंडसइंड बैंक एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। कंपनी एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस की बुक की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस था बुक्स में, लेकिन इस क्वार्टर के नतीजों के बाद ग्रेजुअली अब ये समझ में आ रहा है कि शायद एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस की जो स्ट्रेस थी वो बॉटम आउट हो गई है, रादर पीक आउट हो गई है। अब यहाँ से वो कम होनी चाहिए, तो उसका फायदा इंडसइंड को भी मिलना चाहिए। वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है, जाना माना बैंक है, रिटेल बुक को लगातार उन्होंने बढ़ाया है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस की स्ट्रेस कम होती है, मुझे लगता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग कैंडिडेट होना चाहिए। अगले साल की बुक वैल्यू पे अगर 1.5 के आसपास के भी प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है तो लगभग 1450-1500 रुपए के लक्ष्य आते हैं। तो इंडसइंड बैंक मुझे लगता है 1 से 1.5 साल के व्यू के हिसाब से काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए 1450-1500 रुपए के लक्ष्य के लिए। बढ़िया टारगेट्स हैं। 1500 1000 पे खड़ा हुआ, ऑलमोस्ट 50% का अपसाइड है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। एक बार ग्रोथ पकड़ी तो स्टॉक मोमेंटम पकड़ेगा। सही में वैल्यूएशन का कंफर्ट तो आ गया इंडसइंड बैंक में। रडार पे रखिए भाई इन लेवल्स। किसी भी गिरावट पे अवस्थी साहब उनकी टीम मानते हैं एक अट्रैक्टिव एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक। सारे बढ़िया से ट्रेड अपन ने मैप कर लिए। आज सुबह जब कामकाज की शुरुआत हुई थी तो फार्मा ने अच्छा शुरू करा था, ऑटो, और शुरुआत में मेटल्स ऐसा लगा आज रिकवर कर गए। शुरुआत में सब ग्रीन में आए थे, अब फिजल आउट हुआ पूरी तरह से मेटल का मोमेंटम। ये देखिए आप जेएसडब्ल्यू स्टील स्क्रीन पे लेकर आइएगा, उससे समझ में आएगा। मेरे ख्याल से जेएसडब्ल्यू स्टील भी जब रिकवरी का मोड आया था एकदम से लगा था कि मेटल अच्छा करेंगे, और उसके बाद तगड़ा प्रेशर माउंट होता चला गया। पालविया साहब, मेटल्स छोड़िए, जेएसडब्ल्यू स्टील प्लेस्ड कैसा चार्ट्स पे? कंफ्यूज कर देते सुबह इसने। तो बिल्कुल देखिए आज इसमें जिस तरीके की सेलिंग देखने को मिली हायर साइड से, और स्टॉक में जिस तरीके का दबाव है, अभी अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, वो है करीब 950 का, जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। अगर हमें लगता है 950 के नीचे फिसलेगा तो ये सप्लाई एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 935 की तरफ। हालांकि स्टॉक में हमने पिछले कई हफ्तों में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आते हुए दिखा है, लेकिन आज का जो दबाव देखने को मिला है बाकी मेटल स्टॉक्स में भी देखने को मिला है, तो उसके चलते यहाँ पे भी एक करेक्शन तो आया है, लेकिन 950 के नीचे ही शॉर्ट करने की सलाह भी थोड़ा वेट करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छे मूव, दबाव बढ़ता जा रहा है। खैर देखते हैं दिन के दौरान अब आगे कैसे प्रोग्रेस करता है। एज प्रॉमिस्ड आईटी पर डिटेल्ड व्यू के लिए चल क्या रहा है, इंडस्ट्री का मूड कैसा है, डॉक्टर गणेश नटराजन सर जुड़ते हुए। गणेश सर, मैं इंट्रोड्यूस कर ही रहा था थोड़ी देर पहले कि गणेश सर जब से ज़ेंसार पे थे तब से अगर आईटी का कुछ भी बुखार या कुछ भी जुकाम होता था तो गणेश सर को फ़ोन करके जानने की कोशिश करते थे कि दरअसल चल क्या रहा है। गणेश सर बताओ आप।
आप तो NASSCOM के इवेंट में थे गणेश सर आज। अभी भी हूँ, हाँ। हाँ वहीं से गणेश सर एक्चुअली जुड़े हैं। पहले तो गणेश सर वहां पे उस इवेंट में इंडियन कॉर्पोरेट्स का मूड कैसा है? हाँ। इंडियन कॉर्पोरेट्स का मूड बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी भी हम सीईओज ऑफ इन्फोसिस, HCL टेक, कॉग्निजेंट सबके साथ चर्चा हो रही थी। सो सबको यही लगता है कि उन्होंने ये जो AI का जो बूम है उससे उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा और अपॉर्चुनिटीज जो प्रोडक्ट बनाने में या सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म करने में वो भी होगा। तो मूड तो बहुत ही अच्छा है। AI का बूम तो उस पे तो हमारे पड़ोसी ने एज ले लिया। एक तो जब से वो चाइना ने अपने डीप सीक की बात सामने रखी थी, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट के लिहाज से सारे फ्लोज वहां चले गए गणेश सर। उल्टा मूड हो गया यहाँ पे। मैं AI पे डिटेल में बाद में आता हूं। ये मूड अच्छा है तो आंकड़ों में समझते हैं किस तरह की। अब तो क्योंकि फरवरी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, तो 2025 के बजट्स को लेकर रिलेटिव क्लैरिटी होगी कॉर्पोरेट्स के दिमाग में। कैसा लग रहा है 2025 का बजट्स? बढ़िया स्पेंड शुरू करेंगे यूएस वाले या नहीं कर पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा, क्योंकि जो हमने बात की थी अभी मैं एक टीम मीटिंग से आ रहा हूं जहां काफी बड़े बड़े सीईओज थे, और उनका सबका यही कहना है कि जो अमेरिकन कस्टमर्स, उनका तो कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका है, क्योंकि अभी अमेरिकन इकोनॉमी काफी तेज भाग रहा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। और अमेरिका, जैसे आपको मालूम है, वो सबसे बड़ा कस्टमर है, ना सिर्फ बड़े कंपनियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी। तो उसके कारण उनका मूड जरूर अच्छा है। और जो नए जो अपॉर्चुनिटीज उभरते आ रहे हैं कि नए डिजिटल, नए AI के साथ, जेन AI के साथ मिलके किस एप्लीकेशंस करना, तो उनके लिए वो अच्छा ही होगा। तो और एक सीईओ ने बहुत सही कहा था कि अभी आप IT इंडस्ट्री को ऐसा मेजर मत करें कि कितने लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं, बल्कि इससे मेजर किए कि आप कस्टमर वैल्यू में कितना ज्यादा कर रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से राइट मेजर होगा। और उस बेसिस पे मूड बहुत बहुत ही बढ़िया है। तो है AI मतलब कि बेसिकली एक बड़ा डिसरप्शन गणेश सर, और इस डिसरप्शन का मतलब है कि हमारी इंडियन IT को अपने आप को री इन्वेंट करने की जरूरत। हम लोग कितने कारगर रहे हैं उसमें अब तक, इंडस्ट्री कितना कॉन्फिडेंट है इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। दूसरा, आपने कहा वो लीनियर फॉर्म से मत देखो, जितना कर्मचारी जोड़े उतना धंधा, नॉन लीनियर हो जाएगा इससे। पर AI का आना मतलब शायद ज्यादा एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, टाइम और कॉस्ट सेविंग्स, तो शायद लेसर जॉब क्रिएशन, ऐसा भी मान लूं क्या? मेरे ख्याल से, और ये इंडस्ट्री का व्यू नहीं है, मेरा डेफिनेटली व्यू है कि जॉब क्रिएशन जरूर लेसर होगा, क्योंकि जो आप फ्रेशर्स को रिक्रूट करते थे टेस्टिंग के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए, वो सब जो रेगुलर जॉब्स हैं जिनका एक एल्गोरिदम होता है और उसके बेसिस पे चलता है, वो जरूर AI से हो सकता है। मगर ऐसा भी नहीं होगा कि ह्यूमन इन द लूप नहीं रहेगा। मतलब ह्यूमन इन द लूप का ये मतलब है कि कोई भी सुपरवाइजरी जॉब या डिसीजन मेकिंग जॉब अभी भी लोगों के साथ करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों को भी काफी नए तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं, हमारी कंपनी जो GTT डेटा सॉल्यूशंस है, वो ड्यूअल इंटेलिजेंस पे फोकस करती है। और ये ड्यूअल इंटेलिजेंस जो है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी बढ़ना चाहिए और AI को भी यूज करने की नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगर ये कोई भी कंपनी मास्टर करे, तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेंगे ही, घटेंगे बिल्कुल नहीं। गणेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रहे हैं। आपने कहा कि AI कैन बी स्लेव बट कैन नॉट बी अ मास्टर। बट सर, सवाल मेरा ये है कि अभी आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं IT सेक्टर को, भारत में कंपनियों के लिए क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं फिलहाल? देखिए, अभी आप चैलेंजेस देखेंगे, जैसे अभी लास्ट सेशन में नेस्ले के जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सुरेश नारायण जी, उनसे बात हो रही थी, और वो भी यही कह रहे थे एक यूजर के तौर पे। और सुबह DBS बैंक के ग्लोबल CEO हैं जो सिंगापुर में बैठते हैं, वो भी बात कर रहे थे। सब यही कह रहे हैं कि AI इज वेरी इंपॉर्टेंट, और AI को अगर हम यूज करें यूजर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो कस्टमर फोकस, प्रोडक्टिविटी, सप्लाई चेन, सब कुछ चेंज हो सकता है। और इसको अगर आप फ्लिप करें कि जो हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो नेस्ले के साथ काम करें या DBS के साथ काम करें या कोई भी कंपनी, तो उनको यही समझना चाहिए कि जो CEO के मन में है कि किस तरह से हम AI को यूज करेंगे, किस तरह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, अगर वो हम समझ सके, मतलब पूरा एक वर्टिकल फोकस के कारण, तो हम जो जिस तरह के लोग रिक्रूट करेंगे, जिस तरह से हम अपने ट्रेनिंग करेंगे या लर्निंग करेंगे, और किस तरह से AI के साथ मिलके हम काम करके सॉल्यूशंस दिखाएंगे, तो यही चैलेंज है। और जैसे आपने कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में, मैं अभी 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैं 2008 में NASSCOM का चेयरमैन था, तब भी लोग कह रहे थे कि 2008 में तो कोई सवाल ही नहीं है इंडस्ट्री ग्रोथ का। उस टाइम में भी मैंने कहा था कि कम से कम 5% ग्रोथ होगा, और वो हुआ।
और ये भी मुझे मुझे वेदर इट विल ग्रो 12%, 15%, 15 वो तो मुश्किल है, मगर ग्रोथ जरूर होगा और ग्रोथ नए एरियाज में काफी बढ़कर होगा। राजन जी, इस कतार में भारत कहाँ खड़ा है? अब हम डीप सीक की बात कर रहे हैं, चाइना कॉम्पिटिटिव हो रहा है, अमेरिका कॉम्पिटिटिव हो रहा है, लेकिन भारत की स्थिति कैसी है? वो कैसे प्लेस्ड है अभी इस कतार में, और कितनी मेहनत फिलहाल इस पर्टिकुलर सेक्टर में करनी पड़ेगी भारत कंपनियों को? देखिए, हम तो वैसे भी एक एप्लीकेशंस इकोनॉमी है। जैसे आप कह रहे हैं कि अब ट्रम्प साहब का देखिए, उनका जो स्टारगेट प्रोग्राम है या डीप सीक या लामा जैसे काफी नए प्रोडक्ट्स का है। भारत का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट बनाएं, मतलब कि जो बेसिक फाउंडेशन मॉडल जिसे कहते हैं, जैसे डीप सीक है, वो तो हम नहीं बना पाए हैं। और अभी हमारे मंत्री जी ने भी कहा था, वो अच्छा है कि हम भी अपना एलएलएम बनाएंगे जो मल्टी लैंग्वेज होगा। मगर इंडिया विल नेवर बी अ लीडर इन एआई न्यू टेक्नोलॉजी, बट इंडिया विल कंटिन्यू टू बी अ लीडर इन एप्लीकेशंस ऑफ एआई। सो इसीलिए मैंने कहा था कि फाउंडेशनल मॉडल को लेके जो एसएलएम्स है, मतलब स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स जो एलएलएम्स के साथ काम कर सकें, वो सब में इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे जो इतने ट्रेन्ड मैन पावर हैं भारत में, और नास्कॉम में भी आज हमने यही चर्चा कर रहे थे कि इतने लोग अभी रीट्रेनिंग हो रहे हैं एआई में। कम से कम 60% लोग उनको पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है। तो अगर इतना बड़ा टैलेंट फोर्स है, तो वही आगे बढ़ के ना सिर्फ इंडिया में बट सारी दुनिया में एआई सॉल्यूशंस दिखाएंगे, और मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। चर्चा तो ये बहुत हो रही होगी, चैट जीपीटी को डीप सीक से कंपेयर करा गणेश तुमने, कि चैट जीपीटी बहुत वाकई, आप लोग का फाइनल कंक्लूजन क्या है? बहुत खतरनाक है क्या चैट जीपीटी इसके सामने, सॉरी डीप सीक चैट जीपीटी के सामने? नहीं, आप लोग अमेरिका और चाइना का जो रिसर्च कैपेबिलिटी है, उसके हम पास में भी नहीं आते। आई एम सॉरी टू से दैट। अपनी बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डीप सी की कैपेबिलिटी, सब बोल रहे थे कि चैट जीपीटी से कहीं ज्यादा प्रोफाउंड है, कहीं ज्यादा। नहीं, वो एक अलग चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि डीप सीक इज अ डिस्टिलेशन मॉडल और चैट जीपीटी फाउंडेशनल मॉडल है, मतलब जो नहीं करते, नहीं तो अपने को तो डिस्कशन समझ में नहीं आएगा। तो वो अलग बात है। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि इंडियन कंपनीज को दोनों मॉडल समझ के, एलएलएम, एसएलएम, नैरो लैंग्वेज मॉडल्स, चैट जीपीटी, डीप सीक, सबका जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कि अभी एक सीईओ ने कहा कि हम काफी एसएलएम, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स बना रहे हैं, जिसके कारण हमारे कस्टमर्स ना सिर्फ एलएलएम के साथ या डीपीसी के साथ, बट हमारे एप्लीकेशन के साथ अपने कस्टमर्स को और सेटिस्फाई कर सकेंगे। तो यही इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और मेरे ख्याल से यही इंडिया के आगे जब बढ़ते हुए आएगा कि किस तरह के हम अच्छे एप्लीकेशंस बनाएं कस्टमर्स के लिए। गलत तरफ डिस्कशन जा रहा है, ऐसा लग रहा है कल सुबह मेरा एग्जाम है और जो वर्ड्स आ रहे हैं बुक में मुझे समझ में भी नहीं आ रहे, इसलिए इस तरफ डिस्कशन लेके ही नहीं जाता हूँ। अब डिस्टिलेशन मॉडल जरूर समझ लो, आगे चलते हुए बहुत सुनेंगे आप। अच्छा, आप हमेशा आईटी के रहे, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे, लेकिन हैंड ओवर हार्ट बीच में जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आए थे तो सब कह रहे थे सीईओ सीटीओज ने अपने पर्स स्ट्रिंग थोड़े से टाइटन कर रखे हैं, एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो खूब खर्चा वापस आ जाएगा। अब नए प्रेसिडेंट साहब आ गए तो उनसे वो ट्रम्प टैरिफ्स वाला माहौल बिगड़ने वाली बात हो गई, तो आई एम श्योर सीईओ सीटीओ उतने ही कंसर्न होंगे अभी भी आउटलुक को लेकर। फिर क्यों ऑप्टिमिज्म डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर आप लोग के जहन में? देखिए, हमारा डिमांड कौन है? लार्ज कंपनीज ऑफ अमेरिका। अमेरिकन लार्ज कंपनीज को बहुत ही फायदा होने वाला है, चाहे वो मागा को लेके चले या जो भी लेके चले। अभी अमेरिकन गवर्नमेंट भी कंसर्न है। अभी तो अनसर्टेनिटी है, वो मागा वागा ठीक है, लेकिन अभी तो उनके लिए भी बहुत अनसर्टेनिटी है, अभी तो वो भी खर्चा सब रोकेंगे सर। अभी आप लार्ज कंपनीज को देखें, उनको तो पूरा डायरेक्शन मिल गया है कि अगले 4 साल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बेसिस पे चलेगा, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हमारे डिमांड एनवायरनमेंट पे तो फायदा ही होने वाला है, कोई घाटा नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, एक इशू और था मेरे जहन में, ये तो अलग बात थी अनसर्टेन एनवायरनमेंट की, एक वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, फिर से एक ग्लोबल हब भारत बन रहा है, ये कोएग्जिस्ट तो नहीं कर सकती, ये कैनिबलाइज करेंगे अपने धंधे को, उसको लेके कंसर्न्स नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे हमारे सबसे बड़े कस्टमर थे सिस्को, और सिस्को ने ग्लोबलाइजेशन सेंटर ऑफ ईस्ट मेरे टाइम में किया था 2009-10 में, और उस टाइम में हमें भी लगा था कि अरे उसके कारण सारे जॉब उनके पास जाएंगे, मगर हमारे कोएग्जिस्टेंस काफी था। जीसीसीज में काफी काम होता है, और जीसीसीज भी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो अभी जो जीसीसीज है 1760 प्लस जीसीसीज है इंडिया में, उससे हमें फायदा ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बड़े देखिए, बार्कलेस को देखिए, एचएसबीसी को देखिए, या क्रेडिट स्विस को देखिए, गणेश सर उनसे फायदा तो होगा, वो अपना एम्प्लॉयमेंट कर रहे होंगे थर्ड पार्टी से, उसका कोई कमी नहीं हुआ है।
और ना ही नहीं, उनका फायदा तो है उनके आने से, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहे हैं, मच नीडेड डॉलर्स भी लेकर आ रहे हैं, पर उसी स्पेस में है जहां पे हमारी आईटी कंपनीज ऑपरेट कर रही है, इसलिए मैंने कहा था अपनी धंधे को कैनबलाइज भी तो कर रहे होंगे। खैर ये डिबेट किसी और दिन। हाँ, अभी देखिए, जब 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 एक ग्लोबल सीईओ को ये लगता है कि इंडिया में काफी काम हो सकता है, तो उनका जो मिशन क्रिटिकल काम है, मतलब जो डेटा के साथ काम करना, वो जीसीसी में करते हैं। मगर जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है या कोई मॉडर्नाइजेशन करें, वो तो अभी भी थर्ड पार्टी के साथ ही कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंज होने वाला है। बीपीओ सर्विसेज या आईटी सर्विसेज थर्ड पार्टी के साथ ही करेंगे, और जो क्रिटिकल डिजाइन सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो शायद अपने जीसीसी में करते हैं। यही ट्रेंड रहा है और मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होने वाला है इसमें। ओह परफेक्ट। गणेश सर, मजा आया आपसे बात करके, दिमाग के हमेशा चाक्षु खुल जाते हैं। लंच हो गया नास्कॉम इवेंट में? अभी बचा है? अभी तो 2 दिन बाकी है भैया। आज का लंच नहीं हुआ अभी तक? नहीं, लंच तो हो गया, मगर अभी पोस्ट लंच सेशंस में एआई कम और सेक्टर के बारे ज्यादा का होता है। आप लोग इधर आके सुनिए, तब आपको अपने आप हो जाएगा। ना, वो रिपोर्टर्स गए हुए हैं सर, टीम है वहां पे ऑलरेडी। गुड। चलो, थैंक यू गणेश सर जुड़ने के लिए। थैंक यू। पेन में है आईटी सेक्टर। गणेश सर तो इनहेरेंट बुल हैं सेक्टर के आउटलुक को लेकर। धंधा वैसे आएगा इवेंचुअली, क्योंकि नैस्कॉम के एस्टिमेट्स कहते हैं FY25 में कुल आईटी रेवेन्यू 5.5% और FY26 में उसके ऊपर 6% के आसपास की ग्रोथ आएगी। ये उन्होंने मैप करके दिया आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर। क्या हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी आईटी को लेकर उतने ही बुलिश हैं? पहले एक बार शरद जी से जान लेते। शरद जी, आप लोग का व्यू इस समय आईटी स्पेस को लेकर? अनसर्टनिटी तो वापस आ गई है, वो इवेंचुअली बात सही है, मांगा है तो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को ज्यादा फायदा मिल रहा होगा, तो शायद ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा अपने पास, लेकिन इस समय आपका व्यू आईटी सेक्टर पे? जनरली मेरे हिसाब से मैं कॉन्कर करूंगा, जिस तरीके की ट्रम्प की नीतियां हैं, अगर वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को पुश दे रहे हैं तो आईटी ऑब्वियसली एंसिलरी इंडस्ट्री है, अगर मैन्युफैक्चरिंग को पुश है तो वहां भी फायदा होना चाहिए। वो फायदा ऑब्वियसली बीएफएसआई तक भी ट्रोल डाउन होना चाहिए, और ज्यादातर कंपनीज का बीएफएसआई एक्सपोजर स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कोविड के बाद ये सेकंड ट्रिगर होना चाहिए, जहां यूएस बेस्ड जितने भी बीएफएसआई हैं वहां से भी धंधा ठीक ठाक आना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी थोड़ा सा एडवांटेज इनको मिलना चाहिए। प्लस आईटी कंपनीज ने पिछले 5-6 सालों में अपनी कंसल्टेंसी विंग्स को भी स्ट्रेंथन किया है, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। तो वो डील विन का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, मार्जिन्स बेटर हो सकती हैं, और उसका एक पैरेलल इफेक्ट आपको नॉर्मल बिजनेस पे भी दिख सकता है। तो मुझे लगता है आईटी के लिए आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए, खास करके यूएस बिजनेस की तरफ से जो ड्राइव मिलती है। यूरोप में भी उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करे, स्टेबल सा स्टैग्नेंट सा रहे, बट अमेरिकन बिजनेस सर्टेनली काफी पॉजिटिव आउटलुक रहना चाहिए। परफेक्ट। तो और हमारा तो डिपेंडेंस अमेरिका पे ज्यादा है आईटी कंपनीज को, और अमेरिका में भी बीएफएसआई पे डिपेंडेंस ज्यादा है, तो खैर वो स्वीट स्पॉट में आते चले जाएंगे। जब आप आउटलुक के लिहाज से पॉजिटिव हो, लग रहा है कि अच्छा ट्रिकल इन इफेक्ट होगा, तो आपसे अभी जानता हूं सबसे बेहतरीन पिक्स आईटी की। शिल्पा जी, इस बीच एक काम करें, बेलवेदर कहते हैं इन्फोसिस को आईटी का, तो उसी की चार्ट के थ्रू मूड समझ लूंगा मैं आपसे। आ रहा हूं आपके पास। अवस्थी साहब, अगर कुछ चुनना हो, निबल करना हो, तो कौन से स्टॉक्स होंगे? मेरे हिसाब से लार्ज कैप्स में विप्रो और एलटीआई है। विप्रो खास करके इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा वहां पर है। प्लस मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में डेटा सेंटर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी, डेटा सेंटर्स में जो इनकी पास एडवांटेज है, और डेटा सेंटर में जिस तरीके का खर्च हम इंडिया में भी देख रहे हैं, उसमें विप्रो को फायदा होना चाहिए, एचसीएल को भी फायदा होना चाहिए, बट वैल्यूएशन कंफर्ट चूंकि विप्रो में है, तो मुझे लगता है विप्रो मेरी टॉप बेट होनी चाहिए 350 रुपए के लक्ष्य के लिए। और एलटीआईएम डाइवर्सिफाइड बिजनेस, मर्जर सिनर्जीज अभी भी मिलनी चाहिए, दोनों कंपनीज में ओवरलैपिंग बिजनेस काफी कम है, तो मुझे लगता है एलटीआईएम 6000 रुपए के टारगेट के लिए, और जैसे जैसे ये स्केल अचीव करते हैं मर्ज्ड एंटिटी में, मुझे लगता है यहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग री रेटिंग आपको आने वाले समय में दिखनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप में मुझे लगता है बीसॉफ्ट और साइंट। बीसॉफ्ट के पास एआई वगैरह से रिलेटेड कुछ बिजनेसेस इन्होंने डेवलप किए हैं। पिछले क्वार्टर भी थोड़ा सा स्लो डाउन था, बट अगले साल मैनेजमेंट भी काफी बुलिश है उस आउटकम को लेकर, नए डील विंस वगैरह स्ट्रॉन्ग है, रिपीट ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट में ग्रोथ अगले साल भी काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, तो 625 के टारगेट वहां। और ईआरएनडी, जैसा आप अभी नैस्डैक का, इसका नास्कॉम का भी जिक्र कर रहे थे, तो वहां पे भी उन्होंने ईआरएनडी सर्विसेज में ग्रोथ की डिसेंट बात बोली है, डिसेंट आउटलुक दिया है। तो मुझे लगता है साइंट स्पेस में सबसे अट्रैक्टिवली वैल्यूड कंपनी है, तो 2000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से साइंट भी काफी बढ़िया बैठ चाहिए। द पिक्स विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, साइंट, ये सारे पिक्स शरद जी की तरफ से आते हुए आईटी सेक्टर पे ये इनको पसंद आ रहा है, यहाँ पे बेट लग सकती है। जाते जाते आशीष जी ने शिल्पा जी से कहा था, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही
मतलब टॉस करते वक्त, बोला था कि आप तैयार करना। टॉस करते वक्त इन्फोसिस एट डे लो। शिल्पा जी कैसा लग रहा है चार्ट, और जिनके पास नहीं है क्या ये गिरावट में भी फिलहाल खरीद सकते हैं? आज बिल्कुल खरीदना चाहिए। इन्फोसिस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1700 से लेकर 1900 का एक रेंज है, वेरी क्लियर। मार्च सीरीज में भी आप ऑप्शन चेन समझेंगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप अभी भी बाय कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको टुवर्ड 1720 भी मिले तो भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1700 के जस्ट नीचे रखिए 1680 का, और यहाँ पे मुझे लगता है कि इवेंचुअली इट शुड मूव टुवर्ड्स 1900। इन्फोसिस फिलहाल अच्छा लग रहा है शिल्पा जी को, और खरीदने की सलाह है फिलहाल इस लेवल्स पे। चलिए आईटी सेक्टर की तो बात होगी, अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। देखिए पिछले कुछ दिनों से ऑटो सेक्टर खासा दबाव में है। बाजार को डर है कि टेस्ला की एंट्री से ऑटो कंपनियों पर बुरा असर पड़ेगा। कितनी सही है ये बात, इस पर सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है, और रिपोर्ट बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं यतिन जी। यतिन बताइए क्या रिपोर्ट है? तो सीएलएसए की रिपोर्ट भी है और आवाज़ ने भी इस मामले में जो है काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च की हैं। तो अगर हम बात करें सीएलएसए के रिपोर्ट की, तो ऑब्वियसली बाजार में एक असमंजस बना हुआ है कि टेस्ला की एंट्री होगी तो एमएनएम की गाड़ी बिकेगी, टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेगी कि नहीं। सीएलएसए के हिसाब से और जो हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया इसके हिसाब से भारतीय प्लेयर्स को उल्टा टेस्ला की चीज़ें और टेस्ला की एंट्री कॉम्प्लीमेंट करेंगी, क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर हम सीएलएसए की बात करें, इनको लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री जो इंडिया की है इसे टेस्ला की एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें एमएनएम की, तो सीएलएसए को लगता है कि जिस हिसाब से एमएनएम के शेयर्स पिछले दिनों गिरे हैं, एक 10-15% से ज़्यादा करेक्शन हुआ है टॉप से, तो ये खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि टेस्ला की जो एंट्री है ऑलरेडी स्टॉक प्राइस इन कर रही है। वैल्यूएशन के लिहाज से महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी उनको पसंद आ रहा है, और इनको लगता है मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स और टाटा मोटर्स पे भी इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सब कंपनी का प्राइस पॉइंट अलग अलग है और टेस्ला की जो प्राइस पॉइंट है वो अलग अलग है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो ग्लोबली टेस्ला एक बड़ा मार्केट चाइना और जो है दुनिया में बना चुका है। ईवी पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो चीन में ईवी पेनिट्रेशन 30% है और भारत में ईवी पेनिट्रेशन सिर्फ 2.4% है। तो जो आईसी इंजन यानी जो कंबशन इंजन वाली कंपनियां हैं जैसे एमएनएम, टाटा मोटर, मारुति, जो अभी ईवी प्रोडक्ट रोल आउट कर रही हैं, उन पे बड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें टेस्ला की प्राइसिंग की, तो चाइनीज मार्केट हो या यूएस मार्केट हो, 20 से 50% ज़्यादा उनकी प्राइसिंग रहने वाली है भारतीय मार्केट्स के लिए कंपेयर टू अदर मॉडल्स। जो सस्ते मॉडल्स हैं उनके खिलाफ जो प्राइसिंग होने वाली टेस्ला की वो महंगी रहने वाली है। तो अगर हम देखें टेस्ला की एंट्री मॉडल 3 जो सबसे रनिंग मॉडल है, उसका जो कॉस्ट है जो यूएस में है डॉलर टर्म्स में, जिसको हमने रुपी टर्म्स में कन्वर्ट किया, वो 30 लाख रुपए है। बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम मॉडल एस की बात करें तो 70 लाख रुपए, और मॉडल एक्स जो सबसे प्रीमियम मॉडल है वो 74 लाख में बिकता है। और ये बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, इससे महंगी है गाड़ी, इससे सस्ती नहीं है। और इसके कंपैरिजन में जो नई लॉन्चेस हुई हैं इंडियन मार्केट्स में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुए, वो देखिए किस तरीके से प्राइस है। BE6 महिंद्रा की जो अभी लॉन्च हुई है 19 लाख रुपए, एक्स डेली शोरूम का प्राइस है ये। टाटा की कर्व की बात करें तो 17.5 लाख रुपए, और हुंडई की क्रेटा की बात करें तो लगभग 18 लाख रुपए। तो कहाँ 30 लाख रुपए की एंट्री मॉडल और कहाँ इनकी एंट्री मॉडल 20 लाख रुपए की। तो अगर आप हुंडई की 18 लाख में खरीदते, थोड़ी आप 30 लाख की टेस्ला खरीदोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेस्ला ने दाम भी गिराए भारतीय मार्केट्स में, तो सबसे पहले तो लॉस होगा, और दूसरा सारे फीचर्स नहीं होंगे। तो अगर आपको सेम फीचर्स में 17-18 लाख रुपए में गाड़ी मिल रही है, तो क्यों आप टेस्ला के पीछे भाग रहे हो। तो हमारा एनालिसिस ये है कि मेक इन इंडिया पे भरोसा ज़्यादा करिए और टेस्ला की एंट्री पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। आपको पता है आशीष, जब हार्ली डेविडसन इंडिया में आया था तो आइशर मोटर का शेयर 20-25% गिर गया था, और लोगों को लगता था अभी लोग हार्ली चलाना शुरू कर देंगे। आइशर मोटर्स उस 30% करेक्शन के बाद ऑल टाइम हाई पे गया स्टॉक, और सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स कंसर्न थे ना, वो पानी की बाल्टी में बह गए। यही हो रहा है और अभी ऐसे हो रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। बहुत नाइंसाफी है ये सीएलएसए की रिपोर्ट से काफी आगे बढ़ गया ऐसा लग रहा है आप। ये आपने अपनी खुद की रिसर्च भी डाली है इसमें। हाँ, और मैं खुद गया था प्लांट, अभी शूट करके आया, देखो आपके सामने चल रही है। बढ़िया, ऐसे कहते हैं डिटेल्ड, एकदम इन डेप्थ एनालिसिस और ग्राउंड रिसर्च, पूरी ग्राउंड रिसर्च। पालिया साहब, क्या करना है, टेस्ला ही लेना है कि क्रेटा वेटा के साथ काम चल जाएगा? नहीं, अभी तो इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ ही रहेंगे, और तो हमें लगता है अच्छा, उसमें फिर एक काम करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक की मैपिंग करके बताओ आप।
वाकई 3300 वाला 2600-2700 पे आके करेक्ट करके खड़ा हो गया, जबकि इसके न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव थे उसके बावजूद, क्योंकि ये टेस्ला का सरदर्द था और बाकी हवा मचाया था हमने। अभी तो ये भी नहीं पता टेस्ला आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कब आ रहा है, किस तरह की कंडीशंस के साथ आ रहा है, कुछ नहीं पता है। और ये हाल था महिंद्रा एंड महिंद्रा का। आज जो रिबाउंड आया इसमें कुछ ज्यादा, इसमें क्या रीड करूं? तो हुआ है, लेकिन अगर इसको ऑल टाइम हाई से देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 10% के आसपास करेक्ट हुआ है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से। मंथली चार्ट पे देखें तो एक मल्टी मंथ सपोर्ट के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके मंथली चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट 7-8 महीनों से स्टॉक 2660 से लेकर 2700 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर स्टॉक को यहाँ पे 2660 के लेवल अगर नहीं ब्रीच होते डाउन साइड में, तो यहाँ से एक पुल बैक के चांस तो वापस बनते हुए दिखेंगे। ओवरऑल अगर ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में देखें तो ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस तो बना है कंपेयर टू बाकी सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स को देखें तो हमें लगता है अगर ये 2660 को बचा लेता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक, तो यहाँ पे एक पुल बैक के चांस बनेंगे। 2850 के बाद वापस इसमें एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखेगी। तो ये गिरावट में हमें लगता है कि वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 2660 के जितना नजदीक मिले बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 2600 का। पुल बैक में 2850 पहला हर्डल है, वो क्रॉस होने के बाद स्टॉक में फिर 2900 3000 तक के भी पोजिशनल टारगेट बनेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है। थोड़े से वो सीएलएसए की रिपोर्ट स्पेसिफिकली मेंशन करती है, वो महिंद्रा का स्टॉक इस तरह के भाव फैक्टर इन कर रहा है जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन और मार्केट शेयर लॉसेस तक फैक्टर्ड इन है, तो एक्सेसेस हो चुकी थे थोड़े। तो बढ़िया रिस्पाइट आज एटलीस्ट फाइनली प्ले आउट होता हुआ। इस बीच मिराई एसेट शेर खान के सौमिल मेहता भी जुड़ते हुए। सालों बाद सौमिल से मेरी मुलाकात हो रही है। सौमिल, हाउ आर यू मेट? ठीक चल रहा है। बहुत सालों के बाद बात कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। अब स्टूडियो में अब आना नहीं होता है। हाँ, तो एक्चुअली मुलाकात नहीं, और मैं याला शो करता नहीं हूँ तो अपनी मुलाकात ही नहीं होती। मैं देखता था आपको, लेकिन चर्चा कभी हो नहीं पाई। वेलकम बैक सौमिल। सौमिल, पहले तो इस समय का कोई बढ़िया सा ट्रेड? एक ट्रेड है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में एक छोटा सा ट्रायंगल बना है ऑन द डेली चार्ट्स, और मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस छोटा सा है 485, टारगेट ऊपर में 530 535 के बनते हैं। नया क्या है, एक वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही होता है ना? जी सर। उसी फिलॉसफी पे अपन लोग, जिसने पहले पिक दे दी उसके नाम का अपन ने लुंगी डाल दी, मतलब वो डाल दिया रुमाल। ये मानस ने ले ली है सौमिल, अभी कोई दूसरा चाहिए होगा। दूसरा दे देता हूँ, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में 5 वेव अप है ऑन द आवली चार्ट्स। मोमेंटम इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। स्टॉप लॉस 222 और ऊपर में टारगेट 245। एक बार जियो फाइनेंशियल के लिए डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा, इस चैनल और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर्स सेम हैं। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मन कर रहा हो सौमिल की बात सुनकर, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। श्रेया, सॉरी वो बताना था इसलिए। बिल्कुल सर, वो आप नहीं बता दे तो मैं भी बता देती। लेकिन कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स भी फोकस में आए हैं। एक्सिस बैंक देखिए, इसको रखिए स्क्रीन पर, डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक भी देखिए डे हाई के आसपास आया है, तो एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में डे हाई के आसपास कारोबार करता है। इनफैक्ट हमने कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी बताई थी पिछले वीक, अब ब्रोकरेजेस भी इसमें बुलिश नजर आ रहे हैं। शिल्पा जी, आप बताइए कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक कैसे प्लेस लग रहा है आपको? चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है? जिनके पास है वो क्या करे, फिलहाल होल्ड है? जी बिल्कुल श्रेया, अगर आप देखेंगे पूरा फरवरी सीरीज इसने 1920 के एक लेवल से एक पुल बैक दिया हुआ है, जहां पे 1990 तक फ्यूचर्स में भी हमने देखा है इसको टेस्ट करते हुए। तो ये रेंज है टुवर्ड्स 1980 से लेके 2000, इस वक्त थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन्स है। अगर ये 2000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बहुत जल्द एक अगेन एक बहुत ही फोर्सफुल अपसाइड मिलेगा, जहां पे 2040 तक आपको इमीडिएट लेवल्स आ सकते हैं। तो अभी के लिए अगर बाय करना है तो आप 1940 तक आपको जब भी थोड़ा गिरावट मिला बाय कर सकते हैं। वो आपका स्टॉप लॉस 1920 होना चाहिए, एंड देन लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2040 से 2080 इवेंचुअली। तो 1940 का एक लेवल यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 1920 का स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें।
तो कोटक महिंद्रा बैंक में फिलहाल ये रणनीति आती हुई। चलिए अब लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। देखिए, आज से दिल्ली में यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अहम बैठक चल रहा है और इस बैठक में दोनों देश अपने प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और ड्यूटी घटाने पर चर्चा करने वाले हैं। इस बैठक में और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये बताने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि ये जो यूके के साथ बैठक हो रही है एफटीए के लिए, वो 3 मायनों में काफी ज्यादा अहम है। सबसे पहली बात तो ये कि वैसे ये बैठक करीब 8 महीने बाद हो रही है। करीब 14 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, ये 15वां दौर है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि ऐसे समय बैठक हो रही है जब ट्रंप के आने के बाद पूरी दुनिया में एक टैरिफ वॉर का जो खतरा मंडरा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक का होना, इसका सीधा सा मतलब है कि यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसके साथ कई मुद्दों पर नए सिरे से चर्चा होगी। दूसरी अहमियत यह है कि यूके के साथ बैठक के बाद तुरंत ही आपको यूरोप के साथ भी इसी तरह के एग्रीमेंट होने के लिए बैठकों का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसकी झलक आपको वहां देखने को मिलेगी। तीसरी बात, दुनिया भर के जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वो इस पर नजर लगाए हुए हैं कि आखिर यूके के साथ किस तरीके का एफटीए होता है। ये बाकी देशों के लिए एक कह सकते हैं एक आदर्श एफटीए के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ये तो रही बात इसकी अहमियत की, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? दरअसल ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए यूके चाहता है कि भारत में वो अपने सामान ज्यादा से ज्यादा भेजे, तो भारत चाहेगा कि हम अपने सामान ज्यादा से ज्यादा यूके में भेजें। दोनों अपने अपने सामान के लिए ड्यूटी घटाने की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर्विस सेक्टर में ज्यादा एंट्री की मांग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर भारत चाहता है कि यूके ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वर्क वीजा दे और वहाँ के आईटी कंपनियों में, वहाँ के हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को नौकरी मिले, इसकी व्यवस्था करे। दूसरी तरफ यूके चाहता है कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर, लीगल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में यूके के लोगों को आने की छूट यहाँ पर दी जाए, इसलिए ये इस पे चर्चा होगी। दूसरा, भारत चाहता है कि यहाँ से जो भी गारमेंट जाते हैं, लेदर जाते हैं, इस तरह के जो सामान एक्सपोर्ट होते हैं, उस पर यूके अपनी ड्यूटी घटाए ताकि ज्यादा से ज्यादा यूके में इन सामानों का एक्सपोर्ट हो सके, जिसमें प्रीशियस मेटल्स भी है। दूसरी तरफ यूके चाहता है कि वहां से जो कारें आती हैं, जो स्कॉच विस्की आता है, चॉकलेट आता है, उस पर भारत इंपोर्ट ड्यूटी घटाए ताकि उनके सामान ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए। तो हर कोई अपने अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा दूसरे देश में लाने के लिए एक तरह से जोर देगा और इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि बता दूं यहाँ पे कि अगर आप स्कॉच इंपॉर्टेंट है और शायद बिल्कुल से लक्ष्मण, ये इसीलिए आप देखेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक, क्योंकि इंपोर्टेड स्कॉच पे ड्यूटी रिडक्शन इंपॉर्टेंट है और अभी हमने बर्बन पे ड्यूटी रिड्यूस करी थी अभी हाल फिलहाल में, इसलिए वो एग्रीमेंट में अगर निगोसिएशंस हो रहे हैं तो ये बहुत प्राइमरी कंसर्न होगा यूके का इस समय। पर ये ध्यान रखिएगा, ये बातचीत ठप हो गई थी जब ऋषि सुनक साहब ने वो इलेक्शंस कॉल करे थे, तब से फिर वो बातचीत हुई नहीं। 15वां राउंड है निगोसिएशंस का, अब तक फैसला हुआ नहीं है, तो ये कब होगा भगवान जाने। लेकिन एक्टिव निगोसिएशंस चल रहे हैं और यूके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कहते हैं कि ब्रेक्जिट का सबसे बड़ा फायदा होगा जब हम इंडिविजुअली इंडिया के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। यूके में चलती है स्कॉच। सौमिल, ऑस्ट्रेलिया में तो बियर ज्यादा इस्तेमाल होती थी ना? बिल्कुल, बियर सबसे ज्यादा यूज होती है, लेकिन ठंडी के टाइम में 6 महीना ठंडी होती है, 6 महीना गर्मी होती है, तो गर्मियों के टाइम में तो बियर चलती है। लेकिन जनरली ड्राफ्ट बियर चलती है, जो वहां पे ही बनती है एक्सक्लूसिव। लेकिन ठंडियों के टाइम पे ऑफ कोर्स हार्ड ड्रिंक्स। तो यूएसएल का चार्ट कैसा प्लेस नजर आता है सौमिल? आज तो खैर उस एफटीए के बैकड्रॉप पे शायद थोड़ा बहुत जोश आया, पर ये नहीं, यूबीएल भी आज सुबह में देख रहा था अच्छा ही कामकाज कर रहा था। कैसा लग रहा है यूएसएल चार्ट्स पे? यूनाइटेड स्पिरिट्स, हाँ यूनाइटेड स्पिरिट्स में बेसिकली 38% रिट्रेसमेंट होके वो लेवल्स नीचे की तरफ टूटे हैं आज, लेकिन बहुत ही अच्छा बाउंस बैक मिला है थोड़े से नीचे के लेवल से। मुझे लगता है कि ये लेवल्स होल्ड कर जाएंगे इन द वेरी शॉर्ट टर्म, और नीचे में स्टॉप लॉस 1300 का रख के ऊपर में टारगेट्स 1415 के टारगेट्स रख सकते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय साइड पे ऑन द आवरली चार्ट्स, हार्ट ऑफ आवर बॉटम फॉर्मेशन है, इट्स अ गुड बाय एट दिस लेवल्स। 38% रिट्रेसमेंट, 38% तो सौमिल ने स्ट्रेस डाला, तो मुझे लगा अल्कोहल कंटेंट की बात कर रहे हैं। खैर, यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.5-3% उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ।
अच्छा, मैं 4 का चौका का टीजर दे देता हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें अपनी पिक्स के साथ। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी आपके पास आऊंगा, एक बढ़िया सी सस्ता ऑप्शन की ट्रेड रेडी रखना आप। एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब आपके पास, चार्ट का चमत्कार सावंत साहब आप प्लीज ढूंढ के रखना, और मिड कैप फंडा के लिए अवस्थी साहब के पास वापस चलेंगे अपन एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा आइडिया के लिए। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक मानस एनटीपीसी ग्रीन, इसका चार्ट आप रेडी रखना। दरअसल आज अच्छा खासा दबाव 6-7% की कमजोरी के साथ इस समय भी ट्रेड करता हुआ, शुरुआती ट्रेड में तो और भी ज्यादा दबाव था, 96 तक के लेवल छूता हुआ स्टॉक नजर आया था। ऐसे में डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या रीजंस हैं एनटीपीसी में इस तरह के, ग्रीन में इस तरह के दबाव के क्या कारण है भाई साहब? तो एनटीपीसी ग्रीन का जो 3 महीने का लॉक इन पीरियड है वो आज खत्म हो रहा है, तो इसके चलते हमें काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। 6 से 8% तक ये जो शेयर है ये लुढ़का हुआ नजर आया। और नवामा की एक रिपोर्ट की माने तो करीबन 18 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स है वो अब एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेड के लिए। लेकिन यहाँ पे ये समझना ज़रूरी होगा कि लॉक इन पीरियड खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि सारे ये शेयर्स ओपन मार्केट में बेच दिए जाएंगे, बस ये है कि आज से ये ट्रेड हो सकते हैं। अब अगर बात करें तो 22 नवंबर 2024 को इस पर्टिकुलर शेयर की लिस्टिंग हुई थी और आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस था वो 108 रुपये के करीब था। इसका जो पीक प्राइस था 155 के आसपास देखने को मिला, वहाँ से 37% हमें ये लुढ़कता हुआ नजर आया है। आज में 6 से 8% तो गिर ही गया है। पिछले 6 महीने में भी देखें तो 20% की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली है। एनटीपीसी ग्रीन लॉक इन खुलता हुआ आज मिताली हाईलाइट करती हूँ, तो ये रीजन हो सकता है आज शायद दबाव आया हो। तो कुछ लोगों ने माल छोड़ा ही होगा, बट ऑब्वियस है तगड़े वॉल्यूम्स के साथ प्रेशर है। माइनस चार्ट्स पे कैसा प्लेस एनटीपीसी ग्रीन? 40 मिलियन 4 करोड़ शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ इस समय। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए, चार्ट्स पे स्टॉक को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री है नहीं। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं। 10 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो जब तक 110 रुपए के ऊपर ना निकले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरे ख्याल से तो स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 96 रुपीज का। ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन पे ये राय आती हुई मानस जी की तरफ से। अब शुरुआत करते हैं 4 के चौके की और सस्ता ऑप्शन लेते हैं शिल्पा जी से। बताइए शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन मेरा सीडीएसएल में रहेगा। इसमें मार्च सीरीज के 1200 का पुट, 1200 का पुट, इसमें आपको ध्यान देना है, जो रफली 62 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 48 का रखिए। यहाँ पे सीडीएसएल आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार ये 1200 के नीचे सस्टेन करेगा तो अग्रेसिवली टुवर्ड्स 1140 से लेके 1120 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 1200 का पुट, यहाँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 48 आप टारगेट्स ऑफ 89 से लेके 110 तक भी एक्सपेक्ट करते हैं अगर ये मूव आता है तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है ऑन द डाउन साइड। शिल्पा जी का सस्ता ऑप्शन आइडिया सीडीएसएल, इसका 1200 का पुट खरीदने के मौके ढूंढने। एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब कौन सा आइडेंटिफाई करा? आशीष जी देखिए, मैं नौकरी को बेचूंगा। नौकरी का अगर आप चार्ट देखें तो आज एक क्लीन ब्रेकडाउन है। 7142 के आसपास से चल रहा है, तो हमें स्टॉप लॉस जो रखना है वो है करीबन 7220 का, और 7220 के स्टॉप लॉस के साथ इसका जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 6900 का। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है 150 पॉइंट 200 पॉइंट का करेक्शन अभी बाकी है, ज्यादा है। ठीक है, नौकरी में बिकवाली करने की राय, 7220 का स्टॉप लॉस फिलहाल ये है। एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी की तरफ से आता हुआ। चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं प्रशांत सावंत जी के पास। प्रशांत जी बताइए, कौन से स्टॉक में लग रहा है आपको दम? तो श्रेया, जो मैंने फर्स्ट पिक ढूंढा हुआ था वो राजेश जी ने एफएनओ सुपरस्टार में ले लिया है, तो मैं मेरे सेकंड पिक के साथ जाऊंगा। वो होगा एलएनटी पे बिकवाली करने की सलाह होगी। करीबन 3260-65 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा वो होगा 3315, 3315, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3150, 3150 का। पहला प्रेफर्ड आइडिया इन्फोएज पे बिकवाली का था, पर अब चार्ट का चमत्कार में लार्सन एंड टूब्रो, एक सेल रिको सावंत साहब की मिड कैप फंड आज का। अवस्थी साहब कौन सा स्टॉक? डीसीबी बैंक हमें लगता है एक बढ़िया मिड कैप आइडिया है। इन लेवल्स पे 3500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की।
इस साल कंपनी ने जो अर्निंग्स वगैरह रिपोर्ट की लास्ट क्वार्टर भी वो इम्प्रूवमेंट ही है। एनपीए लेवल्स 1% के आसपास है नेट के लेवल पे। कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह एडिक्वेट है। रिसेंट कुछ फंड इन्फ्यूजन हुए हैं, उसके बाद हमें लगता है 16-16.5% के आसपास की कैपिटल एडिक्वेसी है। फ्रेश फंड रेजिंग की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। एडवांसेस और डिपॉजिट्स पे 20-22% का ग्रोथ रेट था। हमारा ये मानना है कि अगले साल भी बैंक लगभग इन लेवल्स पे ग्रो करेगा। तो अभी लगभग 162 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है। हमारा ये अनुमान है कि अगले साल के हिसाब से करीब 180-185 के आसपास की 200 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू होनी चाहिए। और अगले साल 200 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू पे हमें लगता है जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती है, फर्दर एसेट क्वालिटी में ग्रोथ मेंटेन करती है बैंक रिटेल वगैरह पे फोकस करते हुए, तो 0.8 का प्राइस टू बुक कंजर्वेटिवली आसानी से मिल जाना चाहिए। तो शुरुआती लक्ष्य 160 रुपए के डीसीबी बैंक हमें लगता है काफी बढ़िया बेट है। डीसीबी बैंक बढ़िया बेट है। अवस्थी साहब को पसंद आ रहा है। गिरावट में इन लेवल्स पर एक अट्रैक्टिव बाय। क्विकली रैप अप कर देता हूं। शिल्पा जी ने आज का सस्ता ऑप्शन चुना है CDSL। 1200 का पुट खरीदने का मन था। 62 के आसपास अपन ने उठाया है। 64 के आसपास चल रहा है। अपने 89 से 110 के टारगेट्स हैं। बाकी के लेवल्स भी नोट डाउन करिए। आज का FNO सुपरस्टार सतपुत्र साहब के सौजन्य से आया था। नौकरी यानी कि इन्फो एज एक सेल रेको। नौकरी वैसे इस समय वायदा का टॉप लूजर है। 6900 के टारगेट्स के लिए 7220 के स्टॉप लॉस के साथ। सावंत साहब आज का चार्ट का चमत्कार देने वाले थे। उन्होंने पहले तो चुना था नौकरी कोई, पर क्योंकि सतपुत्र साहब ने मेंशन कर रखा था दूसरा प्रेफर्ड पिक है लार्सन एंड टूब्रो सेल रेको 3150 के टारगेट्स के लिए। और अवस्थी साहब को डीसीबी बैंक इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट पे आप लंबी अवधि के लिहाज से खरीदिए। 160 के बढ़िया इवेंचुअली 12 महीने के टाइम होराइजन में टारगेट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, वो जो मिताली बता के गई थी एनटीपीसी ग्रीन, में ऐसी नोटिस कर रहा था, उसके 10 दिनों का औसत वॉल्यूम होता है 55 लाख के आसपास। आज 4 करोड़ प्लस का वॉल्यूम एनएससी की बात कर रहा हूँ। इस तरह से वॉल्यूम से पिटाई हो रही है, तो लॉक इन खुला और काफ़ी फंड्स ने इसका मतलब है माल छोड़ा है, एग्रेसिवली छोड़ा है। ये तो खैर अब तक के समीकरण है। फेडरल बैंक एक स्क्रीन पे लेकर आइएगा। अभी भी सुबह से डटा ही खड़ा हुआ है। 1% के आसपास का उछाल। वो एनालिस्ट डे करा था इन्होंने, उस एनालिस्ट डे के टेकअवेज बाजार को पसंद आए, जिसमें ये कह रहे थे अपना एनआईएम्स अभी मेरे ख्याल से 3.1 या 3.15 के आसपास है। 3 साल में बढ़ा के 3.52% पे ले जाएंगे। रिटर्न रेशियोज में आरओएज एक्सपैंड करेंगे, 1.2 से बढ़ा के 1.4 तक करने की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी लंबा चौड़ा उन्होंने पूरा रोड मैप सामने रखा था 3 साल का। बेसिकली नए एमडीसीओ के कार्यकाल में किस तरह से फेडरल बैंक परफॉर्म करेगा, क्या टारगेट्स वो लोग लेके चल रहे हैं। श्रेया ने सुबह से ब्रोकरेज भी मेंशन कर रखी थी। मेरे ख्याल से ब्रोकरेज के टारगेट भी इंस्पायर बिल्कुल सर, 2 ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी, सिटी और नुवामा की, दोनों ही बाई की कॉल दी है। सिटी ने 242 का टारगेट प्राइस रख दिया है, नुवामा ने 215 का टारगेट प्राइस रख दिया। अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। और आपने जो मेंशन भी किया, 3 साल का ग्रोथ रोड मैप शो उन्होंने पेश किया है और उसमें कई अहम बातें भी कही उन्होंने। एक तो ये कहा कि उन्होंने बैंक को टॉप 3 प्राइवेट बैंक में शामिल करने की वो कोशिश करेंगे। साथ ही प्रॉफिट के मोर्चे पर बात की जाए या फिर आरओ के मोर्चे पे की बात की जाए, साथ ही ग्रोथ को लेकर भी अब वो फोकस बढ़ाएंगे। इसके अलावा निम्स जो आपने मेंशन किया 3.52% करने का उनका पूरी कोशिश रहेगी। नुवामा ने भी यही बात अंडरलाइन की। स्ट्रैटेजी जो सीईओ ने मेंशन की है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है उनको। इतनी बार सुबह से बुलवा दिया इन लोगों ने कि आपको रट गया ऐसा इम्बाइब हो गया सर मेरे माइंड में। पर हाँ, ब्रोकरेजेस खुश हैं उस एनालिस्ट डे टेकअवेज के चलते। फेडरल बैंक चार्ट्स पर पालिया साहब कैसा स्टैकअप हो रहा है? देखिए, करेक्शन के बाद फेडरल बैंक में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों से 178 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बनाया है। हमें लगता है अगर ये 178 के लेवल को होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है अगले कुछ दिनों तक, तो एक पुल बैक के चांस बनेंगे। हालांकि अभी भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि करीब 185-186 के जोन में। अगर ये पुल बैक में 185-186 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें लगता है यहाँ से फर्दर अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। बट टाइम बिंग के लिए 185 चैलेंजिंग लेवल है, डाउन साइड में 178 क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है उन्हें 178 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा।
आज वो सिंजीन फार्मास्यूटिकल जब अच्छा कर रहा था तो सिंजीन के साथ दिक्कत आई थी। बेंगलुरु यूनिट पे मेरे ख्याल से 5 यूएसएफडीए की आपत्तियां ऑब्जर्वेशन सामने आए थे। बने तो इसमें ओआई बिल्डअप भी हुआ है, तो शॉर्ट्स तो बने इसमें। सतपुते साहब, सिंजीन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? खबर तो खराब थी इस कंपनी के लिहाज से। वो जनरल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए उन्होंने प्लांट विजिट करा था और 5 आपत्तियां सामने आ गई। अब वो डिटेल्स नहीं है आपत्तियों के रिलेटेड, लेकिन स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ है। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये स्टॉक जो है इसमें आप कह सकते हैं कि बेयर हैंड अभी भी इंटैक्ट है, और जो रेजिस्टेंस है, जो सप्लाई पॉइंट है, वो करीबन 715 से लेके 720 का है। जब तक ये 715 720 का लेवल नहीं पार करेगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे बड़ी तेजी होगी। ऑन द कॉन्ट्री, मुझे लगता है ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, जो इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज, जो करीबन 680 के आसपास है। तो लगता है कि फिलहाल 680 से लेके 715 ये रेंज है। तो अगर किसी को शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है, जहां पे मुझे लगता है ज्यादा कंफर्ट बन रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस होगा 715 का। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 715 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 675 680 ये एक स्विंग का टारगेट होगा। अगर 675 का लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है नई मंदी खुल जाएगी। 675 के नीचे नई मंदी खुलेगी। खैर, रखते हैं स्टॉक को अपने रडार पे। मार्केट बिग वॉइसेस की बारी, और आज मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर जुड़ते हुए नजर आएंगे। सुदीप सर कहाँ हैं? दिखाइए डायरेक्टर साहब। सुदीप सर, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, आजकल आप कहीं जाते नहीं हो? दुबई में नहीं हो? जी, यही बैठ के देख लिया इस बार। इतना भीड़ भाड़ चारों तरफ है, इधर ही बैठ के देख लिया। पर पहले भी भीड़ भाड़ होती थी। पहले सुदीप सर हर जगह पहुंच जाते थे, आजकल नहीं जा रहे। वैसे मुझे लगा था आप जाओगे। खैर सुदीप सर, दिक्कत में मूड बिगड़ा हुआ है। और अभी मैं जब आईटी की चर्चा कर रहा था, फैक्ट ये है, और ये एक्चुअली गणित भी यही है, डीप सीक का जब से अपडेट आया था, हैंगसेंग के बाजार फट गए लिटरली। चाइना के बाजार आउट परफॉर्म करके, लार्जली हैंगसेंग का आउट परफॉर्मेंस तगड़ा था, और तभी से अपनी और दिक्कतें प्रोफाउंड बढ़ती चलेगी। शायद वो पैसे का एलोकेशन, पैसे की किल्लत, इधर से माल उधर जा रहा है। मूड क्यों नहीं सुधर रहा है फाइज का भारतीय बाजारों को लेकर? एफआईएस का शंका तो बहुत है। यूएस मार्केट को लेकर सबसे बड़ी इशू है। यूएस मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा था अब तक, और यूएस में जिस तरह के 10 ईयर जीसेक पे जैसे उनके रिटर्न मिल रहे हैं, जो कि कहा जाता है रिस्क फ्री रिटर्न, वो करीबन 4% से 5% के बीच में घूम रहा है। और ये रिटर्न आशीष जी, अगर उनको रिस्क फ्री मिल रहा है, और इसके साथ आप मानिए कि करेंसी डिप्रिसिएशन इंडिया में जो होता है वो करीब 4-5% करेंसी डिप्रिसिएशन होगा, तो करीब तो 10% प्लस उसके ऊपर 5-7% और रिटर्न मिलना चाहिए अगर उनको इंडिया में अट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब है 15% प्लस रिटर्न उनको मिलना चाहिए जो इन्वेस्ट करेंगे उस पे, तभी उनके लिए कोई मतलब होता है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। आज के दिन में वो इक्वेशन बिगड़ा हुआ है। जैसे मैं कह रहा था, पहली बात है यूएस में रिस्क फ्री रिटर्न 4 से 5% के बीच में है। इंडिया का करेंसी डेप्रिसिएशन 4-5% एनुअलाइज्ड की होने की संभावना है। तो अगर ये सब कवर करके 4-5% रिटर्न ना बने तो क्यों आएंगे? पहली बात ये है। दूसरी बात, आपने ठीक कहा, चाइना में भी एक जो वैल्यूएशन के लिहाज से चाइनीज मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा था, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए है। वो तो शॉर्ट टर्म निवेशक है, वो इंडिया से पैसा मूव करके चाइना में ले जा रहे हैं। पर एक फंडामेंटल इशू हो गया कि इंडिया में रिटर्न की जो पॉसिबिलिटी है करंट लेवल से, वो यूएस निवेशक को दिख नहीं रहा था, और इसीलिए बहुत पैसा इंडिया से वापस यूएस में गया हुआ है। जैसे हम जानते हैं 1 लाख करोड़ प्लस इस साल में 25 में ऑलरेडी यूएस निवेशक इंडिया से ले जा चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा रकम है इंडियन मार्केट के लिए। उसका कुछ ना कुछ असर मार्केट में जरूर देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि डोमेस्टिक इन्फ्लोज तगड़े हैं, एसआईपीज के फ्लो बरकरार है, इसके अलावा भी निवेशक पैसा लगा रहे हैं। इसी के लिए अब तक मार्केट कुछ हद तक होल्ड कर रहा था, पर अब इतनी बड़ी बिकवाली आ रही है कि होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। और डोमेस्टिक नतीजे, डोमेस्टिक रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए वैल्यूएशन को लेके और भी शंका आ रहा है। और पहले हम लोग देख रहे थे मार्केट हर करेक्शन में लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। अब जब हर अपसाइड आ रहा है, हर अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है, तब लोग बेचने का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो एक तरह से मार्केट का स्थिति ये है, पर निराश होने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को लगता है कि ये शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए वोलेटिलिटी बरकरार रहेगा,
पर लॉन्ग टर्म अभी भी अगर बात करें तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है पोर्टफोलियो बनाने का। इसको रिटर्न नहीं दिख रहा, रिटर्न तो हम रिटेल को भी नहीं दिख रहा इस बाजार में अब। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म मतलब इसे डिफाइन करो आप, ये 20-25 साल ऐसे ही जाने वाला है मोटा मोटी, ऐसा पकड़ लूं क्या? आशीष जी, इतना बड़ा तो हम नहीं देख रहे हैं, इतना बड़ा ड्यूरेशन तो नहीं देख रहे हैं। 6 महीना तो आप पकड़ के चलिए कि फर्स्ट हाफ ऑफ जो नया फिस्कल आ रहा है उस फिस्कल का फर्स्ट हाफ भी थोड़ा डामाडोल रहेगा, क्योंकि यूएस में जो पॉलिसी मेकिंग जो चल रहा है वो बहुत ही वोलेटाइल है। आप जानते हैं ट्रम्प साहब का ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ पॉलिसी मेकिंग है और इसके चलते बहुत उथल पुथल दुनिया भर में हो रहा है और इसका असर मार्केट वोलेटिलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये वोलेटिलिटी रहेगा अगला 6 महीना जब तक थिंग्स डोंट सेटल डाउन। यूएस में मिड टर्म की टाइम आएगा, उसके लिए प्रिपरेशन चालू हो जाएगा, तब तक थिंग्स विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। और अच्छी बात है कि इस माहौल में इंडियन कॉर्पोरेट नतीजे भी अच्छे होने की संभावना है और वैल्यूएशन तब तक एक अच्छा लेवल पे आ जाएगा, यही उम्मीद है। ऑलरेडी बहुत सारे लार्ज कैप में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बाय दैट टाइम मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो 6 महीना 8 महीना पकड़ के चलिए, हम लोगों को झेलना पड़ेगा ये वोलेटिलिटी। सुदीप जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। तो 6 से 8 महीने बिकवाली की मार हमें झेलनी पड़ेगी, लेकिन आपने कहा लॉन्ग टर्म के लिहाज से मार्केट आपको अच्छा लग रहा है, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं, तो वो कौन से स्टॉक्स हैं डिटेल में अगर बताएं जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आ रही है? और आपने ये भी मेंशन किया कि पोर्टफोलियो बनाने के नज़रिए से अभी एकदम बेस्ट मार्केट है, तो कहाँ कैसे शुरुआत की जाए पोर्टफोलियो मेकिंग की? देखिए, बीएफएसआई एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है और आने वाले दिनों में भी रहेंगे, ये हम लोग बिलीव करते हैं। और इंडिया में ब्याज दरें कम होना चालू हुआ है, उम्मीद ये है कि 2-3 रेट कट और भी आएंगे इस कैलेंडर ईयर में। और अगर ऐसे होता है तो बीएफएसआई में पर्टिकुलरली जो एफिशिएंट लार्ज बैंक्स हैं, लार्ज एनबीएफसीज हैं, उनको फायदा होगा, क्योंकि रेट कट का असर कस्टमर को एक लैग के बाद जाता है और इसमें जो इंस्टीट्यूशन है उसको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं जिक्र करूंगा। करेक्शन और जो भी मार्केट में हो रहा है उसके चलते एक अट्रैक्टिव लेवल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया है और हम मानते हैं कि 1 साल के लिए अगर किसी को कोई शेयर लेना है तो एसबीआई में जरूर खरीदारी की जा सकती है। डिफेंस क्षेत्र का दिग्गज कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का भारत इलेक्ट्रॉनिक बीईएल का मैं जिक्र करूंगा। यहाँ पे भी अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छा है और ऑर्डर की तो कोई कमी नहीं है। और खास बात इस कंपनी का ये है कि ये एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों आर्म फोर्सेस के तीनों सेगमेंट के लिए काम करते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में भी कदम रखा है, एक्सपोर्ट में भी कामकाज चल रहा है और नॉन डिफेंस एरिया में भी वेंचर कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को लग रहा है 1 साल प्लस का नजरिया से। तीसरा मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र करूंगा। बहुत करेक्शन हुआ है, बहुत कुछ हुआ है और 1 साल का नजरिया से वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी को नजर में रखते हुए जरूर खरीदारी की जा सकती है। ये है बढ़िया से पिक जिसमें आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो एक और डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन, ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो सुदीप सर की बातें सुन के अच्छा लग रहा हो, पैसा लगाने का मन हो आरएल में, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। एसबीआई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जिनमें आप पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। निबल करिए इस समय, तो खैर बाजार को पता नहीं कितना और दिक्कत झेलनी है। 4 महीने झेले नहीं सुदीप सर, आप कह रहे हो 6-8 महीने और लग सकते हैं, कैसे निकलेगा ये समय? देखिए, पिछले साल में इसी समय अगर आप और हम बात करते थे तो बात ये होता था वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है, लेने लायक तो कुछ है नहीं, थोड़ा करेक्शन का इंतजार करते हैं। अब देखिए करेक्शन आया है, अब हम घबरा रहे हैं लेने के लिए। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्टॉक लीजिए। और मैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बात नहीं करता हूं, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, मैंने 3 शेयर के जिक्र किए, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं और ज्यादातर मुझे लगता है अभी लॉन्ग टर्म जो लार्ज कैप है उसी में फोकस करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप में शायद वैल्यूएशन अभी भी कुछ सेगमेंट्स में रिच लग रहा है, स्मॉल कैप में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो लार्ज कैप में तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन है, करेक्शन का अपॉर्चुनिटी लीजिए और पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए
इस मार्केट में ये प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है कि 4 महीना वोलेटिलिटी चलेगा या 6 महीना। हम लोगों को लगता है कि 6 महीना तक अब पकड़ के चलिए कि वोलेटिलिटी रहेगा। उसके आगे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और यूएस पॉलिसी मेकिंग में भी स्टेबिलिटी आएगा, यही उम्मीद है। सुदीप जी, हालांकि आपने बहुत सारे सेक्टर्स का जिक्र किया, स्टॉक स्पेसिफिक भी बात की, एफएमसीजी को लेकर हालांकि हर शो में मेरा ये सवाल रहता है, आज भी है। अब 15 ट्रेडिंग सेशंस के बाद इसमें आज हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक उम्मीद थी बजट के बाद से कि इसमें एक बड़ा मूव आएगा, हालांकि वो आता दिखा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें तेज़ी देखने को मिली आज के सत्र में, वरुण बेवरेजेस हो गया या फिर ब्रिटानिया ले लीजिए। एफएमसीजी स्टॉक को लेकर आपकी क्या राय है? इंडेक्स अच्छा लग रहा है आपको फिलहाल लेने लायक? ये एफएमसीजी को बजट का फायदा शायद डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आम जनता के पास जो पैसा आएगा उस शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को फायदा मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एफएमसीजी में कोई बहुत बड़ी निराशा की बात है। बहुत पिटे हुए सेक्टर था, बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म किया। तो अगर आपके पास मतलब अपॉर्चुनिटी बन रहा है तो एफएमसीजी में जरूर खरीदारी की जा सकती है। हमारी सलाह तो यही होगी कि दिग्गज एफएमसीजी में रहिए। HUL, डाबर, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक जरूर देख सकते हैं। हमने इन शेयर्स का जिक्र इसीलिए नहीं किया कि मुझे लगता है कि और भी थोड़ा टाइम लगेगा, करेक्शन शायद खत्म नहीं हुआ और ओवरऑल मार्केट का माहौल भी ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। तो इस माहौल में शायद बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट एफएमसीजी में भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे बेहतर तो ये होगा कि डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनी में खरीदारी की जाए, वहां पे ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी शायद बन सकता है। डोमेस्टिक फोकस इसलिए कह रहे हो आप क्योंकि ट्रम्प साहब के टैरिफ उधर लगने वाले हैं, तो जो प्योर प्ले या लार्जली फोकस इंडियन फॉर्मुलेशंस पे हैं उन्हीं को तवज्जो दूं, ब्रांडेड साइड में तवज्जो दूं यहाँ के मार्केट में। आप खुद ही होमवर्क करके बताओ ना स्टॉक कौन से हैं। देखिए, मैं दो चीज बोल रहा हूं, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं कि वो टैरिफ को लेके बहुत शंका है। तो आप या तो ऐसे कंपनी खरीदिए जिनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूएस में है, और या तो दूसरे साइड में आप देखिए डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनी। और डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनी देखना है तो मुझे तो एक ही नाम सबसे पहले याद आता है, मैनकाइंड फार्मा। 95% उनका बिजनेस इंडिया में है। रिसेंटली उन्होंने जो एक्विजिशन किया था, जबरदस्त एक्विजिशन, BSV। उस टाइम में बहुत सारे एनालिस्ट का व्यू ये था कि एक्विजिशन शायद सही नहीं हुआ। हमारा व्यू हमेशा से रहा है कि बहुत अच्छा एक्विजिशन है, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद स्थापित होगा। तो मैनकाइंड एक स्टॉक है जहां पे जरूर खरीदारी की सलाह देंगे। और यूएस में फैसिलिटी है ऐसा एक फार्मा कंपनी जो मुझे अच्छा लगता है, पिरामल फार्मा। उनका यूएस में बहुत बड़ा फैसिलिटी है, CDO में बहुत बड़ा काम करते हैं और हॉस्पिटल जेनेरिक्स में काम करते हैं। सारे क्षेत्र में अच्छा मोमेंटम आया है। और बड़ी बात यह है कि यूएस में फैसिलिटी होने के कारण ट्रम्प टैरिफ का भी नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा इस कंपनी पे नहीं देखने को मिलेगा। तो पिरामल फार्मा और मैनकाइंड फार्मा दोनों में खरीदारी की हम सलाह देते हैं। ये देखिए इंटरेस्टिंग पिक्स हैं, मैनकाइंड फार्मा, पिरामल फार्मा। जाते जाते एक आखिरी सवाल, ठीक है अभी भी बाजार में कुछ कुछ जगह फ्रॉथ होगा, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में हो सकता है और करेक्टिव मूव्स आते हुए नजर आए। लार्ज कैप्स में आप थोड़ा सा कंफर्ट दिखा रहे हो। वो 26,500 वाला निफ्टी आ गया है 22,500 के आसपास, पर इस बीच थोड़ा सा EPS के डाउनग्रेड्स भी आए। तो वैल्यूएशंस के फ्रंट पे कुछ कंफर्ट आया या अभी भी अनकंफर्टेबल वैल्यूएशंस हैं नेट इंडियन इक्विटीज के? देखिए, कंफर्टेबल कुछ हद तक तो हो डेफिनेटली है, इसीलिए कुछ स्टॉक्स में खरीदारी की निबलिंग कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं। पर इसमें आशीष जी मैं ये कहूंगा कि मैं लंबी अवधि के लिए बोल रहा हूं। पूरा कंफर्ट तो अभी भी नहीं आया है मार्केट में या लार्ज कैप में भी। अभी भी थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन एटलीस्ट बाकी है, जो जिससे कि वैल्यूएशन परफॉर्मेंस के साथ कैचअप कर पाए। और मुझे लगता है कि अगला 1-2 क्वार्टर में वो स्थिति आ जाएगा और मार्केट भी बहुत ज्यादा शायद नहीं दौड़ेगा इस बीच। तो उम्मीद ये है कि 3-6 महीना बाद जब हम बात करेंगे तब एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन लेवल पे पहुंच जाएंगे और वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, लार्ज कैप में वैल्यूएशन कुछ बेहतर लग रहा है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। के सुदीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बढ़िया, सुदीप सर ने आपको स्टॉक्स का तड़का भी दे दिया है। लार्ज कैप्स में अब थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है वैल्यूएशंस के फ्रंट पे, तो आप निबलिंग करने की हिम्मत करो। मिड कैप स्मॉल कैप से पॉकेट छोड़ दो। इनफैक्ट आपको याद होगा CNBC आवाज का जो मेगा पोल था, कब अपन ने करा था? नए साल में करा था, नए साल की शुरुआत में। 70% लार्ज कैप्स की बात कर रहे थे, 30% सिलेक्टिव मिड कैप्स की बात कर रहे थे, 0% स्मॉल कैप पे। साल की शुरुआत में क्लैरिटी थी।
और देखिए अभी भी सारे एक्सपर्ट लार्ज कैप्स में निबलिंग की ही बात कर रहे हैं, और सिलेक्टिव अगर स्मार्ट हैं आप तो सिलेक्टिव मिड कैप्स में उतरिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए उस पॉकेट को। क्या खरीदना है क्लियरली बता दिया उन्होंने। क्या क्या था मैं तो भूल गया। SBI था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स था और रिलायंस इंडस्ट्रीज था, और अगर फार्मास्यूटिकल डोमेस्टिक फार्मा में मैनकाइंड फार्मा और पिरामल फार्मा जैसे स्टॉक्स रेडा पे रखिए। पैनल के पास वापस जाऊंगा अब BTST आइडियाज के लिए। आप लोग रेडी रहिएगा, बस आ रहा हूं आपके पास। पहले यतिन के पास चला जाए डीलिंग रूम चेक के लिए। वेलकम बैक। क्या कह रहे हैं डीलर्स? थोड़ा टफ है माहौल आशीष। देखो अगर हम बात करें मार्केट्स की तो जिस हिसाब से सपोर्ट टूटे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा पैनिक है, उस हिसाब से डीलर्स का मूड ठीक नहीं है। हालांकि एक स्टॉक जो आज वो डीलर्स अपने क्लाइंट्स को बता रहे हैं BTST के लिहाज से, वो एक्सिस बैंक। उनको लगता है कि एक्सपायरी के पहले पहले स्टॉक में 1020 1030 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहाँ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि PSU स्टॉक्स पे अभी भी उनका स्टैंड थोड़ा नेगेटिव है। BHEL जो स्टॉक है जहां उनको लगता है कि यहाँ STBT का ट्रेड लिया जा सकता है, 185 190 तक के नीचे में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ काफ़ी सारी पोजीशन अनवाइंड भी हो रही है। आज लगभग 3% नीचे कमजोरी से कारोबार कर रहा है BHEL, तो PSUs पे थोड़ा बहुत प्रेशर आज भी बना हुआ है। ये है भाई साहब आज का डीलिंग रूम का बढ़िया सा चेक। चलिए यतिन, थैंक यू सो मच। अब जाया जाए बढ़िया से BTST या फिर STBT, जो एक्सपर्ट्स को पसंद हो उस आइडियाज की तरफ। ज्यादा टाइम बचा नहीं है आपके भी ट्रेड पंच करने के लिए। शिल्पा जी, दिख रहा था स्क्रीन पे आप थोड़ा सा बोर हो रहे थे, आप ही शुरू करो। नहीं सॉरी। यहाँ पे मुझे लगता है कि BTST में हीरो मोटो के साथ ही कंटिन्यू करना चाहूंगी। यहाँ पे वो स्ट्रेंथ है और टूवर्ड्स 3940 मुझे लगता है हीरो मोटो मूव ले रहा है, तो कल तक के लिए मुझे लगता है हीरो मोटो इज अ गुड चॉइस। ठीक है, हीरो मोटो के साथ ही बनी हुई है शिल्पा जी, कल के लिए भी यही पिक है फिलहाल। सातपुते जी, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए हाथ से? देखिए मैं HCL टेक शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है HCL टेक्नोलॉजीज में आज जिस तरह से ब्रेकडाउन है, कल भी थोड़ा बहुत वीकनेस रहेगा। 1646 चल रहा है, 1650 के नीचे बेचेंगे, 1660 का स्टॉप लॉस और 1610 1600 ये इसका कल का STBT टारगेट होगा। आपने भी तो स्टार्टिंग में यही कॉल दिया था ना? कौन सा? नहीं दिया था क्या? इंडस्टार दिया था उन्होंने। HCL टेक एक चर्चा हुई थी शरद जी की तरफ से, बात में आया था HCL टेक। खैर ठीक है, मुझे लगा सत्य साहब ने रिपीट कर, चीटिंग हो रही है बैठे बैठे। हीरो मोटो का बाय रेको है, HCL टेक एक सेल रेको है। मानस, आपका प्रेफर्ड पिकअप? देखिए आई थिंक VBL वरुण बेवरेजेस में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि बॉटम बना है। 60 मिनट चार्ट पे आपको हाई टॉप से बॉटम दिखेंगे, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। तो VBL के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 489 का स्टॉप लॉस लगाना है और 520 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। एक और बाई साइड की ट्रेड वरुण बेवरेजेस में मानस जी की तरफ से आती हुई। पालविया जी, आपने क्या पिक किया? BTST STBT? तो श्रेया जी, BTST ट्रेड रहेगा और उसमें SBI कार्ड को यहाँ पे BTST ट्रेड की जगह लेके जाएंगे। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक सस्टेन्ड बाइंग एक्शन यहाँ पे बनी हुई है। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, 20 डे मूविंग एवरेज को भी ये इस वोलेटाइल मार्केट में कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक टुवर्ड्स एक्सपायरी एक अच्छा मूव वापस कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। 845 850 के अपसाइड के टारगेट के लिए SBI कार्ड बाय किया जा सकता है। डाउनसाइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 827 के आसपास। SBI कार्ड जो आपको मेरे पीछे दिखे थे, देश के जाने माने वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो पीछे जरा माइक निकल गया था मेरा, तो वो ठीक कर रहे थे और कुछ नहीं। सावंत साहब, प्रेफर्ड पिक? तो आशीष जी, अगर हम PI इंडस्ट्रीज को देखें, यहाँ पे ब्रेकडाउन कंफर्म होने को है और हम ऑलमोस्ट 3085 3085 स्पॉट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 3130 के ऊपर, 3130 के ऊपर। मेरा टारगेट होगा 2980 से लेके 2960, 2960 2980। इंडस्ट्रीज सावन जी के पिक कल के हाथ से। सोमिल जी, आप बताइए आपने क्या पिक किया है, सेल साइड या बाय साइड? बाय साइड पिक किया है और यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम है और यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ टूटा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। स्टॉप लॉस 1990 और टारगेट होगा 2150। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज।
गोदरेज प्रॉपर्टीज सोमल जी की तरफ से, मैं सोच रही थी कौन से स्टॉक के बारे में बोले, आखिर में उन्होंने डिस्क्लोज किया गोदरेज प्रॉपर्टीज़। फिलहाल ये ट्रेड आती है। और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है गिरते बाजार में ही। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने हमने बात की, हीरो मोटोकॉर्प भी आज डे हाई पे, और इनफैक्ट हमारे पैनल में से किसी ने पिक भी किया था, शिल्पा जी की पिक है हीरो मोटोकॉर्प, दो बार लगातार उन्होंने यही पिक किया। ट्रेंड में आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ट्रेंड रखिए स्क्रीन पर एक बार, इसमें देखिए डे हाई तो नहीं लेकिन उसके ही आसपास क्लोज होने की तैयारी ट्रेंड में देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा बिकवाली इसमें भी देखने को मिली थी। मानस जी, ट्रेंड अभी कैसे प्लेस लग रहा है आपको? जो तेज़ी आई है क्या ये टिकाऊ लग रही है, स्ट्रेंथ मजबूत लग रहा है? ट्रेंड पे क्या राय रहेगी आपकी? देखिए केवल गिरावट थमी है, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद 5 दिन से अगर आप देखिए तो स्टॉक 4900 के नीचे नहीं जा रहा है, तो केवल गिरावट थमी है। रिवर्सल के लिए कम से कम 5200 के लेवल्स को ब्रेक करना जरूरी है। हालांकि एग्रेसिव होकर खरीदारी केवल 5400 के ऊपर ही करनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड पर फिलहाल ये राय आती हुई मानस जी की तरफ से। एक बार वायदा बैन में क्या कुछ अपडेट आ रहा है वो भी रख देते हैं आपकी स्क्रीन पर। बंधन बैंक देखिए अब बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, 95% पोजीशन इसमें दिख रही है। पंजाब नेशनल बैंक भी ये बैन में जाने की तैयारी, 93% यहाँ पे। सेल देखिए 92% पोजीशन के साथ बैन में जाने की तैयारी ये भी कर रहा है। वहीं हिंदुस्तान कॉपर भी 92% पोजीशन के साथ बैंक में जाने की तैयारी, बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। तो वायदा बैन अपडेट फिलहाल ये अभी आपकी स्क्रीन पर। और देखिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, और आज वायदा बाजार में एंजल वन एक ऐसा स्टॉक है जो लूजर्स में शामिल होकर क्लोज होता हुआ 4.5% के करीब इस पे डेंट पड़ा है। एंजल वन पे डे लो के आसपास ही जा रहा है। एंजल वन पे आज शायद ही हमने डिस्कशन किया है। एंजल वन राजेश सातपुते जी, एंजल वन का स्टॉक रखें। जो रैली देखने को मिली थी उससे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? देखिए श्रेया जी, मुझे लगता है कि एंजल वन का चार्ट उतना बुरा नहीं है जितना ओवरऑल बाजार है। इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, और ये एक्यूमुलेशन जो है वो करीबन 2100 का यहाँ पे बेस बन रहा है। फ्लोर है 2100 का। एट अ लेवल ऑफ 2265 में ये डेफिनेटली कहूंगा 150 पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। तो अगर बाइंग करनी है तो 2100 2150, अगर इस रेंज में अगर इस वोलेटिलिटी में डिप मिले तो बाय करें, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 2100 के नीचे एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का होगा। मैं पोजीशन के लिए बात करूंगा, मैं ट्रेड पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ। तो 2100 के ऊपर यहाँ पे बाय है, और सामने 2400 2450 ये इसका रेजिस्टेंस है, यानी सप्लाई पॉइंट है। तो अगर बाय करना है तो बाय ऑन डिप्स नतीजे रखे 2100 2150 ये एंट्री पॉइंट। ठीक है, फिलहाल ये एंट्री पॉइंट और ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। बर्जर पेंट्स मानस जी की पिक थी, बाई साइड की ट्रेड। एक बार एशियन पेंट रखिए, ये भी डे लो के आसपास उससे थोड़ा ही ऊपर क्लोज होने की तैयारी एशियन पेंट्स में फिलहाल दिख रही है। सोमिल जी, एशियन पेंट्स पे क्या राय रहेगी आपकी? जिस तरीके से लगातार बात करते रहते हैं एशियन पेंट्स के ऊपर, फंडामेंटली भी बात करें तो जिस तरीके से कंपटीशन का हीट ये झेल रही है, क्रूड एक सरदर्द बना हुआ है, तो एशियन पेंट्स पे क्या लग रहा है फिलहाल, क्या रणनीति निवेशक अपनाएं? एशियन पेंट्स में हर बार ये स्टॉक 20 डेली मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ टूटता है। मुझे ये नेगेटिव आउटलुक ही लगता है। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म बायस नेगेटिव, मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑन द डेली चार्ट्स नेगेटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ से शॉर्ट करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 2270, और नीचे मुझे लगता है कि न्यू लोज बनाया गया जो 2170 तक जा सकता है नीचे में टारगेट्स। फिलहाल एशियन पेंट्स पे ये रणनीति आती हुई, और मार्केट का पंचनामा की भी बात कर लेते हैं। आज मार्केट का पंचनामा में हमारे साथ रहेंगे राजेश सातपुते जी, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे दर्शक हमारे इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे। 3:35 पे CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे हमारे साथ जुड़े। और 3:35 में बस अभी कुछ 10 मिनट ही बाकी है, वहीं पे सीधे डिजिटल डेस्क पे आपसे मुलाकात होगी और सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम राजेश सातपुते जी से। साथ ही मार्केट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं अब। जिस तरीके से हमें बाजार दिख रहा है, देखिए निफ्टी 230 अंकों की गिरावट, इनफैक्ट 248 अंकों की गिरावट के साथ 22,547 के लेवल के आसपास क्लोज होने की तैयारी। डे लो के आसपास ही रहा, मतलब जो गिरा आशीष उसके बाद उसी लेवल पर ये काम काज करता रहा। कोई उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला नहीं, एक फ्लैट
डे लो के आसपास ही कारोबार करता रहा। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 340 अंकों से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी और 48,640 के लेवल पर क्लोज होने की कगार पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि इसने अपने डे लो से थोड़ी कोशिश की थी रिकवरी करने की, लेकिन वो कोशिश उतनी कामयाब होती दिखी नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप में इनफैक्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमें 2 दिन की ट्रेडिंग सेशन अच्छी दिखी थी, उसके बाद एक गिरावट और आज भी गिरावट ही हावी होती नजर आई। पेन दिख रहा है, ब्रेथ खराब होगा मार्केट का जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में हमें बिकवाली देखने को मिली। और डिटेल में क्लोजिंग के लिए चलते हैं आशीष जी के पास। बताइए सर, क्या लग रहा है अभी समीकरण आपको मार्केट पे? तो मानस ने बता ही दिया है। टेक्सचर बिगड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से मैं वही देख रहा था 13 ये 14वां ट्रेडिंग सेशन हो गया। 14 में से सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन इन ग्रीन था। वो कहने वाली बात हो गई कि रेंज में दायरे में थे, टसल था बुल्स एंड बियर्स के बीच में। वो बार बार लोअर लेवल को चैलेंज करना, 14 में से 13 ट्रेडिंग सेशंस लाल में बंद होना, और एक दिन जब पिछले हफ्ते मंडे को हम मजबूती के साथ बंद भी हुए थे तो उससे कुछ फॉलो थ्रू मिला नहीं था, कोई दमखम था नहीं था और फिजल आउट हो गई रैली सारी की सारी। तो टेक्सचर तो बिगड़ा हुआ है भारतीय बाजारों का। कमजोर यूएस का हैंडओवर था तो एशिया तो बढ़िया कर गया, अपने लिए उस फिर सरदर्द कर गया। इंडिया के स्लो डाउन कंसर्न्स हैं, अपने वैल्यूएशन के कंसर्न्स हैं जो बार बार रह के आते हैं। चाइना का आउट परफॉर्मेंस अपने लिए एक सरदर्द बन गया है। लगातार जो चाइनीज मार्केट बेहतर कर रहे हैं, खासतौर पे हैंग सेंग के, और अपना सेंटिमेंट इस समय खासा बिगड़ा हुआ है। एफआई के फ्लोज नहीं आ रहे, काफ़ी सारे रीजंस हैं जो इस तरह के करेक्टिव मूव्स हैं। खैर आइए जरा क्लोजिंग की तरफ ले चलता हूं आपको। मंडे हफ्ते का शुरुआती ट्रेडिंग सेशन था और एक इंपॉर्टेंट हफ्ता है मंथली एक्सपायरी का, और साथ साथ ध्यान रखिएगा ट्रंकेटेड वीक है, परसों छुट्टी है। 1% का दबाव था, यूएस का हैंडओवर कमजोर था, पर दिक्कत यह है कि काफी सारे बेहतर क्यूज, लिक्विडिटी इंजेक्शन की बात आरबीआई की तरफ से, एमपीसी के अच्छे स्टेटमेंट्स कंड्यूसिव कि आगे दरों में कटौती होगी, ग्रोथ को चैनलाइज करने की कोशिश होगी। उन सब के बीच सुबह से जो प्रेशर पकड़ा था, बुल्स ने रेजिस्ट ही नहीं करा, कहीं भी उन्होंने कोई दमखम नहीं दिखाया। दिन भर कमजोर, फाइनली 250 पॉइंट के दबाव के साथ 1% कमजोरी के साथ सेशन की समाप्ति। निफ्टी बैंक 2/3% शुरुआत में दबाव में था, प्रेशर बढ़ा, इवेंचुअली 2/3% दबाव के साथ ही इस समय भी नजर आ रहा है। तो कुछ बहुत प्रेशर ईज ऑफ जरूर हुआ होगा, लेकिन अभी भी अच्छा खासा दबाव 2/3%। और निफ्टी आईटी शुरू हुआ था तो मुझे याद पड़ता है 1% के दबाव के साथ शुरुआत हुई थी और अब 0.25% का दबाव। आज इस पॉकेट ने अच्छी खासी दिक्कत करी है। इसने प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ने ये निफ्टी पे हावी होते हुए नजर आए थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स, बैंक वीक थे, आईटी खासा वीक था, और इवेंचुअली इसीलिए आप देख रहे हैं 1% का दबाव। मिड कैप्स 1% कमजोर, स्मॉल कैप्स लेकर आइएगा 1-1.25% के आसपास का दबाव। ब्रेथ 1:3 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हुए 3/4 75% इन रेड कामकाज करते हुए नजर आए। क्विकली आपको सारे सेक्टर का मैप दिखा देता हूं, हीट मैप सेक्टोरल। बैंक्स और आईटी तो इसमें अपफ्रंट नजर आए थे। फाइनेंशियल्स 2% दबाव, बैंक्स 0.25% कमजोर, सीपीएससी और पीएसयू बैंक्स फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक पेन में थे, आईटी दिक्कत में था, कोई इन्फोसिस, टीसीएस, सारे के सारे आईटी मिड कैप सब प्रेशर में थे। ऑटोज लग रहा था रिवाइवल, इवेंचुअली 1-1.25% की कमजोरी के साथ ऑटो इंडेक्स कमजोर के बंद। रियल्टी 1% दबाव। मेटल्स शुरुआत में लगा था गेन आया, उसके बाद फिजल आउट हुए, जाते आते फिर मेटल्स इन ग्रीन बंद होते हुए नजर आए। फार्मास्यूटिकल्स ये रिफ्रेश करिए, फार्मास्यूटिकल 2% का दबाव, फाइनली सेशन की समाप्ति वहां पे होती हुई नजर आएगी, लग रहा है। मार्केट बंद हो गया, ये मेरा भी अलार्म सेट रहता है वैसे बाय द वे। निफ्टी 50 का क्विकली हीट मैप प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा। डॉक्टर साहब दिखाइए स्टॉक्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा खैर रिस्पाइट लग रहा था आना चाहिए और रिपोर्ट्स कंड्यूसिव थी, 1.5% निफ्टी का टॉप गेनर। फार्मास्यूटिकल्स में डॉक्टर रेड्डीज हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया, सिप्ला इन ग्रीन था। आईटीसी सुबह बातचीत हो रही थी, आईटीसी, नेस्ले, कंजम्पशन ड्रिवन कुछ पॉकेट्स, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति ऑटोज में, एचयूएल जोड़ दीजिए एफएमसीजी में, सब बेहतर करते हुए नजर आए। तो ऑटो सिलेक्टिवली, फार्मास्यूटिकल सिलेक्टिवली, वो फार्मा इंडेक्स बाकी 2% दबाव में बंद हुआ जी सर। हाँ देखिएगा, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स फिर भी हरकत में आते हुए नजर आए थे और ये वो पॉकेट्स हैं जो बेहतर करी। दबाव क्या था? प्योरली आईटी, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, पांचों निफ्टी के टॉप लूजर्स थे। मेरे ख्याल से ना ऑटो इस तरह का दबाव में बंद हुआ है, ना फार्मास्यूटिकल। प्लीज उसको रिफ्रेश करिएगा तो सेक्टोरल प्लेट्स ठीक होंगी, इसीलिए मैं सवाल उठा रहा था। ऐसा होना नहीं चाहिए इस तरह का जो फार्मा इन ग्रीन बंद हुआ है। ये देखिए कह रहा था कुछ गड़बड़ है, ऑटो भी गड़बड़ है, ऑटो भी रिफ्रेश करके इधर लेकर आइए। ऑटो में भी उस तरह का प्रेशर नहीं हो सकता था जो
सेक्टोरल हीट मैप में आया, ये देखिए। खैर छोड़ दीजिए, अब निफ्टी 50 पे लेकर आइए वापस, वो गलत हो गया था, रिफ्रेश करके अब ठीक हुआ है। निफ्टी 50 में लार्जली आईटी पेन में था, मेटल्स पेन में आए, वो मेटल्स रिकवरी दिखा रहे थे, एक्चुअली मेटल्स आज दबाव में, क्योंकि सारे मेटल डेज लोज के आसपास ही इवेंचुअली बंद हुए। तो टाटा स्टील, हिंडाल्को प्रेशर में आते हुए, लार्सन & टूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, खैर ये वो स्टॉक्स हैं जो प्रेशर में आए। दिक्कत भरा सेशन, पहले वो 22,800 22,700 का चैनल था, 22,700 पे आज दिन भर टिक ही नहीं पाए, 22,500 की जोन्स की बात हो रही थी, उसी ट्रेजेक्टरी 518 के लोज तक हम होते हुए आए, तो हमने काफी दबाव दिखाया और सरप्राइजिंगली अपने एशियन पियर्स से खासे प्रेशर के साथ आज हमने सेशन की समाप्ति करी है। और कल तो और दिक्कत वाला सेशन है, कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद फिर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी खड़ी, ऐसे मार्केट्स में तो और दिक्कत बढ़ सकती है। खैर पिक्चर तो बिगड़ी हुई थी आज, बिल्कुल पिक्चर बिगड़ी हुई थी। ऑटो एक ऐसा सेक्टर जो आधा फीसदी चढ़कर क्लोज हुआ और फार्मा इन ग्रीन क्लोज हो रहा था, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा मतलब फ्लैट ही क्लोज हुआ मान लीजिए आप, और एक एफएमसीजी सेक्टर जो इन ग्रीन क्लोज हुआ है। तो दो सेक्टर्स इन ग्रीन क्लोज हुए, फार्मा फ्लैट क्लोजिंग हुई है। तो ये क्लोजिंग डिटेल में बताई आशीष सर ने, और मुझे पता है कि आपके जहन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे इस पूरे सेशन को लेकर, अपने पोर्टफोलियो को लेकर। तो अब थोड़े से विलम्ब के बाद 3:35 पर मार्केट के पंचनामा में मैं साथ जुड़ी, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज़।